अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और सबसे पहले हम आपके साथ मनासिर शेयर करेंगे कराची के शारा फैसल के। मुहावरा तो हम सब ने ही सुना हुआ है कि शेर आ गया, शेर आ गया, और फिर हमने देखा कि कल वाकई शेर आ गया। जी हाँ, ये कराची का इलाका है शारा फैसल, जहाँ पर शेर कल शाम को नमूदार हुआ और बस फिर तमाम ही चैनल्स की हेडलाइंस बन गया, तमाम ही चैनल की सुर्खियां बन गया। और फिर हम देख रहे थे कि जंगल के बादशाह शहर की सड़कों पर हल्की रफ्तार और धीमे कदमों से चहलकदमी करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे, और ऐसा ये लग रहा था कि जंगल किंग को शहरी ज़िंदगी की आदत थी, इसलिए उन्होंने किसी को भी ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया। अलबत्ता ये मनाजिर हमने देखे कि एक पार्किंग में जाकर शेर बैठ गया और उधर टीवी स्क्रीन पर जंगल के बादशाह के शहर की जो आमद की पट्टियां हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो चलने लग गई थी। तो मनाजिर आप देख रहे हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर। और फिर जब ये खबर वायरल हुई है, मीडिया पर चली है, लोगों की जानिब से वीडियोज़ बनाकर भेजी गई हैं, तो फिर उसके बाद शेर को पकड़ने के जो मुख्तलिफ तरीके थे उस पर गौर किया जाने लगा है। महकमा वाइल्ड लाइफ के जो मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने शहरियों को इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी थी कि कोई भी शेर के करीब ना जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इसको वीडियो में कैप्चर किया जाए, ऐसे जानवर के करीब जाया जाए। तो फिर पार्किंग में शेर हमें आराम करता हुआ दिखाई दिया, जिसको वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने पकड़ लिया और जंगल के बादशाह को पिंजरे में डाल दिया। तो यूं सबकी जान में जान आई। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। रिहाई और फिर गिरफ्तारी, पीटीआई के ख्वाब चकनाचूर। अवाम को रिलीफ दिया नहीं, नया बिजली बॉम्ब गिराने की फिर तैयारी। एशिया कप के बड़े मार्के आज से शुरू और रंगों से रंगीन कर देने वाली नेहा इब्रार से भी आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में सियासत के हवाले से और कानून के निज़ाम के हवाले से, जिसमें कुछ भी मुमकिन है और अगर कुछ नामुमकिन है तो वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की परेशानियां हैं। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देना और महंगाई से निजात नहीं मिल सकता। हुकूमत मौजूद तो है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने के लिए यही कहा जाता है कि हम IMF के मोहताज हैं। एक बहुत अहम मामला जिसको डिस्कस करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा मुअत्तल करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन इसके बावजूद भी चेयरमैन PTI की रिहाई में एक रुकावट अभी भी मौजूद है, क्योंकि चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में सजा तो मुअत्तल हो गई, लेकिन इससे पहले साइफर केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस केस में इमरान खान पहले से ही 30 अगस्त तक, यानी कि आज तक, वो जुडिशल रिमांड पर मौजूद है। अब देखना यह है कि उनकी रिहाई अमल में आती है या नहीं। इस्लामाबाद की सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज रखा है और अदालत ने उन्हें आज जाती हैसियत में भी तलब किया है। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस के फैसले से कबल ही एक और दरख्वास्त भी दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उन्हें किसी भी दूसरे केस में गिरफ्तार ना किया जाए। उधर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सज़ा मुअत्तली पर काफ़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का मैसेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। इसके साथ शहबाज शरीफ का कहना है कि जब आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो फिर जो मातहत अदलिया है, अगर ये नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। सजा मुअत्तली केस पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का यह कहना है कि चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई, और जो उनकी नाहली है वो भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो दूसरी जानिब नैब तरामीम में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का दायरा बढ़ाकर अदलिया में मुदाखलत की कोशिश इसे करार दिया है। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई रोज़ से हम भी अपने प्रोग्राम में इस इशू को ऑलमोस्ट डेली हाईलाइट कर रहे हैं कि जो बिजली के ज़ायद बिल आ रहे हैं उनके खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। रिलीफ के मुंतज़िर आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि बिजली की कीमत में अभी भी मज़ीद इजाफे का खदशा है। आवाम रिलीफ मांग रहे हैं, लेकिन इत्तलात यही मौसूल हो रही हैं कि बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में ₹2.07 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की है, जिस पर आज नेपरा की जानिब से
गौर किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर, आपके वक्त के लिए कल जो फैसला आया उस पर हमने देखा कि हमें कोई भी जमात खुश नहीं दिखाई दी। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, शुएब शाहीन साहब की बात करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के रुकन भी हैं और साथ साथ PTI चेयरमैन के वकील भी हैं, वो भी इस फैसले पर खुश नहीं दिखाई दे रहे। अता तारड़ खुश नहीं हैं, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ इस पर खुश नहीं दिखाई दे रहे। बड़ी तनकीद हो रही है इस फैसले पर। यह फैसला किसके हक में आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हैविंग मी ऑन योर शो। अब देखें, इसमें किसी चीज़ को पर्सनलाइज नहीं देखना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि यह लॉ के मुताबिक है, रूल ऑफ लॉ है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है लॉ है, इसको जजमेंट जो है वो होल्ड कर रही है। नहीं तो मेरी नज़र में तो जजमेंट ठीक आई है, ना ही उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट से इन्फ्लुएंस लिया है। वो उन्होंने अपने जो मेरिट पे केस बनता था सिर्फ सस्पेंशन की है सेंटेंस की, बाकी उन्होंने जो मेन अपील थी उसके मेरिट को टच नहीं किया। तो इस केस में यही हो सकता था जो उन्होंने रिलीफ मैक्सिमम दे दिया है। आल्दो ये इंटरिम रिलीफ था, जो अपील थी उसके मेरिट डिस्कस नहीं किए गए। हालांकि दोनों पार्टियों के वकला ने आर्गूमेंट किए हैं, लेकिन उनके आर्गूमेंट पे जो कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी। तो इस वजह से ये जो उनकी सेंटेंस थी उसमें भी ये भी लिखा है जजमेंट के अंदर कि शॉर्ट सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो जाती है। इस तरह पहले भी नज़ीरें मौजूद हैं और वो हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, तो उन्होंने अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ की है। अब जो PTI वाले वो कहते हैं हमें जल्दी इंसाफ मिले, तो मेरे हाल में तो ये बहुत जल्दी इंसाफ मिल चुका है उनको। बाकी अगर नज़र दौड़ाएं तो लोग का बिल्कुल जहांगीर साहब, यही इस वक्त तनकीद की जा रही है उन पर कि बड़ी उजलत में ये फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस ने जब इस मामले पर कमेंट पास किए थे उसके बाद हम फौरन देख रहे हैं कि उजलत में फैसला सामने आया है। जिस तरह से 3 साल की सजा हो, आप भी ये कह रहे हैं कि जो आम साइलिन हैं उन्हें भी रिलीफ मिल जाता है, सजा भी सिर्फ मुअत्तल हुई है, सजा खत्म नहीं हुई है। इस पर फैसला आना भी बाकी है। हेलो जी जहांगीर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जिस तरह से चीफ जस्टिस की जानिब से जब कमेंट्स इस पर किए गए थे उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी तनकीद हुई है, उमर अता बंदियाल साहब पर भी हुई है, और साथ ही साथ अब जो फैसला आया है यही कहा जा रहा है कि ये फैसला भी उजलत में किया गया है। नहीं देखें, एक पार्टी कह रही है आपने फैसला देर से किया है, दूसरी पार्टी कह रही है उजलत में किया है। तो आपने इस फैसले को कंपेयर करना है बाकी केसों से। बाकी केसों के हिसाब से जो फैसला है बड़ी मतलब है वो ठीक तरीके से किया गया है। और ये मेरे ख्याल में अगर कोई और भी बंदा होता तो 10-20 दिन में बाज़ बात जो कि अगर दूसरे केसेस में पॉलिटिकल लोगों के केस देखें तो अपीलें लगने को ही नहीं आती थी। छुट्टियां हैं, छुट्टियों के अंदर केस लगा है और मेरे ख्याल में काफ़ी दूसरे केसों को छोड़ के इसकी प्रायोरिटी पे केस को देखा गया है और रिलीफ मिल गया है। अब किसी को लोग तो अल्लाह से भी खुश नहीं होते, बाज़ का नाउज़ बिल्लाह, वो कहते हैं जी ये नहीं है वो नहीं है। तो थोड़ा सा जो है इस सिस्टम को चलने देना चाहिए। जहाँ तक रह गई सुप्रीम कोर्ट की बात, तो सुप्रीम कोर्ट को ये मैंने काफ़ी पहले भी चैनल पे कह चुका हूँ कि उस दिन जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी केस पे वो अनयूजुअल थी और अनफॉर्चुनेट थी, क्योंकि केस पेंडिंग था। तो सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मैं अभी मजीद इस पर यह कहना चाहूँगा कि उस ऑब्जर्वेशन से कोई हाई कोर्ट मुतासर नहीं हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि हम 2 बजे तक बैठे हैं, आप फैसला करें। उन्होंने फैसला उस दिन नहीं किया। फिर उन्होंने अगले फ्राइडे को केस फिक्स किया, फिर वो फ्राइडे को वकील बीमार हो गया, उन्होंने कहा नहीं जी हम आज ही फैसला करते हैं। उन्होंने कहा जी हम सुन के फैसला करेंगे। उन्होंने फिर 2 दिन 3 दिन मंडे को फैसला किया है और उन्होंने ये ठीक किया है, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई उन्होंने वो उसकी जो रिमार्क्स थे उसको असरअंदाज नहीं होने दिया और ना ही उन्होंने कोई जल्दी इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा जी आज ही फैसला करो उन्होंने किया। ठीक है जहांगीर साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं होती दिखाई दे रही। कल ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने भी अपने हुक्मनामे के कहा कि चेयरमैन PTI जुडिशियल रिमांड पर हैं, आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा। इस केस में आज क्या हो सकता है? क्या मजीद रिमांड दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी गुमशुदा साइफर जो है वो बरामद नहीं हुआ और अब यही कहा जा रहा है कि जो जज साहब हैं वो खुद जाएंगे अटक जेल। अभी देखें मुस्तकबल करीब में तो उनका कोई बाहर आना जो है मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि उनके खिलाफ अभी ये साइफर का केस है। फिर अगर इसमें उनको कोई रिलीफ मिलता है तो फिर उन पर अल कादर यूनिवर्सिटी और नैब का केस है, उसमें उनकी जो प्री अरेस्ट बेल थी वो खारिज हो चुकी है। तो अगर नैब का जो ट्रायल जज है, जो प्रिजाइडिंग अफसर है, वो उनकी बेल जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो नहीं देता या प्री अरेस्ट बेल नहीं देता, तो फिर उन्होंने अरेस्ट होना है। और नैब का आपको पता है नैब के कानून में 30 दिन का रिमांड है। 30 दिन तो वो नैब की कस्टडी में रिमांड पे रह सकते हैं, फिर उनको जेल जाना है, फिर उसके बाद
नैब का ट्रायल होना है, फिर वो नैब कोर्ट कितना जल्दी ट्रायल करती है, 2 महीने में करती है, 4 में करती है, फिर उनको क्या होती है, सजा होती है, कुटल होती है, तो ये अभी देखने वाले काम है। लेकिन जो बादी नज़र में ये लग रहा है कि उनको जल्दी जल्दी जो है वो जेल से रिहा होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा, ये जो सजा मुअत्तल होना है ये क्या है? सजा मुअत्तल होने का जो फैसला है वो नाहली पर असरअंदाज क्या होगा, या चेयरमैन पीटीआई जिस तरह पार्टी चेयरमैनशिप पर थे उस पर असरअंदाज होगा? नहीं, देखें, ये अभी कल से बड़ी चैनलों पे कंफ्यूजन है। जो पार्टी का चेयरमैन था उसकी तो अभी केस की ना ही किसी ने फाइल किया है मेरे ख्याल में, जो जहाँ तक मुझे इल्म है, ना ही इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई किया है एज ए पार्टी चेयरमैन या जो पार्टी का प्रेसिडेंट है। तो जब वो, क्योंकि एक ऑलरेडी नज़ीर मौजूद है मियां नवाज शरीफ के केस में, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दी हुई है जो कि बिल्कुल गलत जजमेंट थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन क्योंकि जजमेंट मौजूद है उसको सेटिसाइड नहीं किया गया है, तो ये भी अगर कोई जाके केस करेगा इस पे इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो वो भी उस जजमेंट की जद में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक वो वाली जो है पार्टी चेयरमैन की नहीं है। बाकी जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन है वो उस वक्त तक मेंटेन रहेगी जब तक इनकी कन्वेक्शन जो है, ये आपने डिफरेंशिएट करना है। कन्वेक्शन एक अलग चीज है और सेंटेंस अलग चीज है। ये कन्वेक्शन जब तक साइड नहीं होगी, यानी कि अपील एक्सेप्ट नहीं होगी और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जो है, जो जजमेंट है उसको सेटिसाइड नहीं करती, तब तक इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है अंडर द आर्टिकल 63 वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, एक और दरख्वास्त भी हम देख रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है चेयरमैन पीटीआई ने कि उन्हें किसी भी जो मजीद केस है उसमें गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये जो दरख्वास्त है ये किस हद तक काबिल समात है? इस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए, उनके खिलाफ जो है, अब एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है लेकिन मल्टीपल केसेस हैं। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस किस केस में ये दरख्वास्त दी है कि 2-3, अगर वो नैब वाले भी अरेस्ट कर लेते हैं उनको, या 2-3 केसों में और अरेस्ट डाल देते हैं, तो फिर उनको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है वो यही है कि पोस्ट अरेस्ट बेल जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है, जो मेरे साथ किसी टीवी शो में बायस मुबासा हुआ है, कि वो कहते हैं जी इनको जिस दिन सजा हुई है उसी स्टेज पे वापस लाया जाए और उसके बाद इनकी जितनी भी बेल्स खारिज हुई हैं उनको उसी स्टेज पे वापस लिया जाए। अब ये देखते हैं कोर्ट ये रिवर्स करती है सारे ऑर्डर, क्योंकि वो जेल में थे, फिजिकली पेश तो नहीं हो सके किसी कोर्ट में। अगर वो अदालत जो है उनको ये इतना बहुत बड़ा रिलीफ है, अगर ये दे देती है तो फिर ऑब्वियसली वो जेल से बाहर आ सकते हैं उसी। ठीक है जहांगीर साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई चेयरमैन किसी भी अदालत में उन्हें पेश नहीं किया गया, तो फिर जो उनका जुडिशियल रिमांड है साइफर वाले मामले पर, वो किस तरह से ले लिया गया? क्या जरूरी नहीं है मुलजिम का पेश होना जज के सामने? ये वैसे ये तो मेरी इससे पर्सनल ओपिनियन है, कोई हो सकता है इससे एग्री करे या डिसएग्री करे, कि जो जुडिशियल रिमांड है उसमें फिजिकली एक्यूज्ड का कोर्ट के सामने होना जरूरी है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है वाबुल खैरी केस में। और इस तरह तो अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो बंदा घर में हो या पुलिस के पास हो तो वो उधर थाने के अंदर से कहें जी आपको जुडिशियल रिमांड पे ले, इस तरह नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी बंदे की पर्सनल लिबर्टी कर्टेल करते हैं तो एजेंसी के पास पावर नहीं है, किसी भी एजेंसी के पास, चाहे वो पुलिस हो, FIA हो, जो और एजेंसियां होती हैं पाकिस्तान के अंदर बड़ी ताकतवर एजेंसियां हैं, किसी के पास ये कानूनी तौर पे ताकत नहीं है, कानूनी तौर पे मैंडेट नहीं है, लॉ उनको अलाउ नहीं करता कि वो किसी भी बंदे की कस्टडी बगैर अदालत की इजाजत के रख सके। तो फिर ये जुडिशियल रिमांड किस तरह से हो गया? ये देखे ना, ये इस पे अब डिस्प्यूट खड़ा होगा, क्योंकि या तो कोर्ट वहां पे गई है अटक जेल के अंदर, जिस तरह रात को इन्होंने ऑर्डर किया, जब कल इन्होंने इधर प्रोड्यूस करना था, लेकिन रात को मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन हो चुका है कि जी इनका ट्रायल जो है वो अटक के जेल के अंदर ही किया जाए। तो इसमें अभी उनको ये एविडेंस या ये रिकॉर्ड पेश करना पड़ेगा। कोर्ट इसका कागज लेती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि इनका जो जुडिशियल रिमांड है वो किस बेस पे दिया गया है, कब दिया गया है, और इनके वकला पे मौजूद थे या प्रोसिक्यूशन वहाँ पे मौजूद थी या नहीं थी। तो ये चीज़ें क्वेश्चनेबल है। हो सकता है कोई अगर ये हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में तो वो कोर्ट इनको देखे। ठीक है, अच्छा, जिस तरह लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव पर दर्ज एक मुकदमा हम देख रहे हैं, जहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुश्तरका जो तहकीकाती टीम है उन्हें इमरान खान को गिरफ्तार करने, तफ्तीश करने की भी मंजूरी दी है। तो अभी तो ये मामला भी है। जी देखिए, मैंने पहले आपको बताया है कि उनका जेल से आना इतना आसान नहीं लगा। उनके खिलाफ मल्टीपल केसेस हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो जलाओ गिराव करते रहे हैं पीटीआई वाले वर्कर, वो भी उनमें 109 में उनको अबैटमेंट में काफ़ी FIRs हैं। फिर जो 9 मई का वाक़या हुआ है उसके अंदर भी उनके खिलाफ एविडेंस है।
फिर साइफर का मामला है, फिर अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, और फिर तोशा खाना बजाते खुद एक ये केस था। ये तो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट थी। जो तोशा खाना का केस है, नैब उसकी भी इंक्वायरी कर रही है कि इसके अंदर से कितने गिफ्ट लिए गए हैं, कहाँ से मतलब इनको सेल किया गया है, क्या प्रोसीड लिए गया है, क्या रूल्स के मुताबिक लिए गए नहीं लिए गए। एक अलग तोशा खाना का जो नैब वाले केस है वो भी इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। अब चेयरमैन पीटीआई का जो है इनको फेस करना और इनसे आसानी से बाहर आना, ये थोड़ा मुझे नहीं लगता कि इतने मुख्तसर अरसे में वो दोबारा नॉर्मल रूटीन में आ सके। अच्छा, अगर इमरान खान को जमानत मिल गई और उनकी दरख्वास्तों पर नोटिस हो गए तो क्या दोबारा गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी? इस तरह हम देख रहे हैं, कह रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं सलमान सफदर, उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई है। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, देखें, अगर आपके खिलाफ केसेस कोई अदालत ऐसा ब्लैंकेट जो है अगर ऑर्डर करेगी तो वो एक किस्म का ओवर रीच हो गई कि आप किसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी, अगर देखें एक केस में अदालत ठीक है, झूठा केस ना हो। सबसे बड़ी बात यह कि अब ये नहीं कि आप बंदे को अंदर करने के लिए उसे खामखा केस बना दें। तो जो जेन्युइन केस है, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो तो फिर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, इनको बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हाँ अदालतें जो कहती हैं इनको अरेस्ट न किया जाए तो वो उनको अरेस्ट के पोस्ट अरेस्ट बेल भी तो दे सकती हैं। तो फिर ड्यू कोर्स यही है कि उनको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर माहिर कानून दोनों हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ में वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सजा तो हमने देखा कि इस वक्त तोशाखाना केस के हवाले से मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन अभी भी उन्हें रिहाई नहीं मिल सकी। सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे यहाँ हम देखते हैं फैसले तो इस तरह के होते आए हैं और यूँ लगता है कि कोई भी ताकतवर शख्स, कोई भी हाई प्रोफाइल बंदा ज़्यादा देर जेल में नहीं गुजार सकता या उसे नहीं वो वक्त गुजारने दिया जाता। इस तरह के फैसले हमने देखा, तारीख भरी पड़ी है। क्यों है ऐसा? इसलिए कि आपने एक रास्ता रखा हुआ है कि अगर गरीब आदमी है तो वो इस कानून के इस रास्ते को अख्तियार नहीं कर सकता। करता है तो जाहिर है उसको इतनी बड़ी फीसें देनी पड़ती हैं। बड़े लोगों का तो कोई मसला ही नहीं है, बड़े लोग जाते हैं और ये कानून की शिक मौजूद है कि अगर 3 साल से या 5 साल सजा हो या बड़ी मैक्सिमम पनिशमेंट ना हो तो उसको जमानत पर रिहा किया जा सकता है, और ताकि वो सज़ा जो है जब वो बाहर जाए तो उसकी सज़ा को काउंट नहीं किया जाए। लेकिन ये होता है उस मामले में कि जिस मामले में आपका जो नज़र में आ रहा है उसको देखा जाए। ऐसा तो हुआ है ना कि शायद खाकान अब्बासी कितने साल जेल में रहे, ख्वाजा आसिफ जेल में रहे, एहसन इकबाल जेल में रहे, शहबाज शरीफ जेल में रहे, और आसिफ अली जरदारी 12-13 साल तक जेल में रहे तो उन्हें नहीं मिला। हालांकि उन्हीं के तबके के लोग थे और वो हुक्मरान अशराफिया के लोग थे और हुक्मरान अशराफिया के लोगों को भी नहीं मिला। और इस तरह का, चूंकि उन्हें सजा भी नहीं होती थी और जमानत भी नहीं मिलती थी। इनकी तो सैकड़ों मुकदमा, जो भी मुकदमा बनाते गए उनके ऊपर जमानत आनन फानन मिलती गई और साथ में जो है उनको ये रिलीफ भी मिल गया। इस तरह का रिलीफ जो है वो पिक एंड चूज के तौर पर हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को सजा ही नहीं होती थी ना, जमानत भी जाते जमानत मिलती थी तो वो वापस आ जाते थे। सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत देता था जब नीचे से सारे मामले लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में जब वो जाते थे, वहां से सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्हें जमानत मिलती थी। लेकिन यहाँ पर लोअर कोर्ट्स में और सुपीरियर जुडिशरी में इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो लगारी साहब, पहले सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत कह चुकी थी और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया जा रहा था, तो कहा तो यही जा रहा है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पॉइंट आउट भी किया इसको कि सुप्रीम कोर्ट ने असरअंदाज होने की कोशिश की है, बल्कि असरअंदाज हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। नहीं, वो तो मॉनिटर कर रहे थे। अच्छा, ये क्या करते? अगर ये बरी करते तो जाहिर है कि वो ट्रायल ही पूरा कत्ल हो जाता, मुकदमा ही पूरा खत्म हो जाता। और अगर ये इनको सजा को बरकरार रखते और कहते कि सजा ठीक हुई है तो अगले दिन वो चला जाता मामला ऊपर। तो ये रास्ता मौजूद था कि सजा को मुअत्तल किया जाए और सजा मुअत्तल करने के बाद उनकी जो सजा है वो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद जाकर तय होके वो बरी होते हैं
या सजा उनकी जारी रहती है। तो सजा सस्पेंड हुई है, सजा सस्पेंड के साथ ही उनको जमानत मिल गई है, लेकिन जाहिर है दूसरे मुकदमात हैं। ये जो है मुकदमात ये खुद भी बनाते रहे हैं। इन्होंने तो अपने पूरे दौर में पूरी अपोजिशन को जेल में रखा, रात को 12 बजे जाकर अस्पतालों से निकलवा कर खवातीन को जो है ये जेल भिजवाते रहे हैं, और जेल में बाप की कोठड़ी में बैठी बेटी से कहते हैं कि चलो जेल चलो, वो आजाद आई थी और जेल भिजवा दिया। तो ये होता रहा है ना, इन्होंने तो सब कुछ किया है। ये जो लगारी साहब, अभी जब हमने देखा ये फैसला आने वाला था, उससे 1-2 दिन पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, वहां से बड़ी तनकीद की जा रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर। तो अब जो फैसला आया है, तो क्या PTI को अब माजरत करनी चाहिए उस पर या नहीं करनी चाहिए? जो वकील हैं शुएब शाहीन, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि आमिर फारूक को ये केस नहीं सुनना चाहिए, वो एक मुतासिब जज हैं, उनके हक में फैसला आ चुका है, उसके बाद भी ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं याद करता हूँ कि एक दिमाग है ना जो पाकिस्तान में इस तरह से पैदा किया गया, और एक ऐसी नस्ल पैदा हुई है, तैयार हुई है, और उसमें सबका हाथ है, सबका हाथ है, ताकत के मराकज़ से लेकर और पागल खाने के मराकज़ तक, कि जिन्होंने एक ऐसी नस्ल तैयार की है कि जिसके पास अक्ल नहीं है, फहम नहीं है, तहजीब नहीं है, तमद्दुन नहीं है, उनके पास तर्ज जिंदगी का कोई निशानी नहीं है, कोई चीज ही नहीं है ना उनकी। जिनके हाथ में ये स्मार्टफोन है, वो तहजीब से नाआशना है, वो किसी चीज से नाआशना है, वो सिर्फ गालियां देना जानते हैं। इस प्रोग्राम के बाद अब मुझे भी गालियां पड़ेगी। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है। और एक कमाल आप देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माथे पर शिकन नहीं आई। उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग के दौरान जो गुज़श्ता रोज़ हुई है, एक लफ्ज़ ने कहा है कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। तो ये बाकी लोग तो करते रहे हैं, और सुपीरियर जुडिशरी के भी लोग करते रहे हैं, और शिकायत भी करते रहे कि जनाब हमारे बारे में ये बातें हो रही हैं। मेरे सामने, मैं यहाँ इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में मौजूद था, एक सहाफ़ी को देखकर चीफ जस्टिस ने, और ये इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस भी मौजूद थे और बैठे हुए थे, उस बेंच का हिस्सा थे जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल। तो वो शिकायत कर रहे थे कि जनाब आपने मेरे बारे में ये बात लगा दी है, आपने ये मेरे बारे में ये सोशल मीडिया पर डाल दिया है। सहाफ़ी से शिकायत कर रहे थे। तो सहाफ़ी भी हमारे दोस्त थे, और वो ज़ाहिर है वो जवाब देना जानते थे, और उन्हें पता था कि मुझे क्या जवाब देना है, और उन्होंने जवाब दिया। और जनाब उस वक्त जो चीफ जस्टिस साकिब निसार, वो फिर खामोश हो गए थे। उन्होंने बल्कि ये कहा था कि मुझे वो ASI नहीं समझना जिसको आपने अभी अपनी अदालत से बाहर निकलवा दिया है, ये कहा था। और वो नहीं, लगारी साहब, जिस तरह से आपने पॉइंट आउट किया है कि गालियां पड़ती हैं, कोई भी सवाल जब उठाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जिस नस्ल की आप बात करें, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर तनकीद का बड़ा निशाना बनाया जाता है, बड़े ही गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक लोग गालियाँ बर्दाश्त करेंगे? मोहसिन बेग साहब की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा है ऑडियोज़ और वीडियोज़ प्रूफ कुछ मौजूद हैं, फिर वो सामने ले आएंगे, तो लोगों की बर्दाश्त भी शायद अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो मुआशरा एक तो किस तरफ जा रहा है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्हें उनके सपोर्टर्स की जो गालियां हैं उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि एक बड़ा नुकसान वो देख चुके हैं 9 मई की सूरत में। नहीं, फायदा नुकसान अफराद का नहीं होता है। अफराद की क्या हैसियत है, मेरी क्या हैसियत है? मुझे गालियां पड़ती हैं, मेरी हैसियत क्या है भाई? और अगर इमरान खान है तो उनकी क्या हैसियत है? आगे कितना बरस और ये इक़्तिदार के लिए तड़पते रहेंगे, मचलते रहेंगे, और हासिल भी कर लेंगे क्या? कितना बरसा? नहीं, 70-72 साल के हो गए, चले 10 साल, चले 15 साल, आप जिंदगी में और ज्यादा एक्टिव रहेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा रहना है। आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं ये नौजवान जो भी इस तरह के जो हैं, जो इस मुल्क में रहते हैं, और जिनके मुझे पता है लोअर मिडिल क्लास के लोग भी हैं उसमें, और उसमें निचले तबके के लोग भी हैं, लेकिन पागल खाने के लोग बना दिए गए हैं ना। इनको कोई वो थोड़ी है, समझ थोड़ी है, फहम थोड़ी है। उनके लिए तो एक हीरो है जिसने तबाह कर दिया इस मुल्क को।
इस मुल्क में इस वक्त जितनी भी बर्बादी है, तबाही है, इस मुल्क के अंदर जितनी खराबियां इस वक्त, उसकी बुनियाद रखी गई है गुज़श्ता 3.5 साल के इक़्तिदार में, और बाकी काम इन्होंने आकर पूरा किया जो बाद में हुक्मरान बने। पीडीएम की गवर्नमेंट आई 16 महीने के लिए। ठीक है लगारी साहब, चेयरमैन पीटीआई पर हम देख रहे हैं बहुत सारे संगीन नौयत के मुकदमात हैं। अगर रिहाई भी मिल जाती है तो फिर भी अदालतों के चक्कर ही लगते रहेंगे, जिस तरह से पहले भी रखते रहे हैं। 200 के करीब मुकदमात हैं। कैसे रिहाई कैसे मिल जाती है? वो जाहिर है जब रिहाई दिलवाने वाले रिहाई दिलवाने पर आमादा होंगे। देखिए मौजे तो होते हैं, फिर पाकिस्तानी तारीख में हमने देखा है इस तरह के बड़े मौजे होते हैं, इससे बड़े अरेंज होते हैं, बड़े मैनिपुलेटेड होते हैं। इलेक्शन के मौजे भी, सिलेक्शन के मौजे भी, और लाने के मौजे भी, ले जाने के मौजे भी, भगाने के मौजे भी, बिठाने के मौजे भी, उठाने के मौजे भी, ये सब मैनिपुलेटेड होते हैं, कोई कुदरत की तरफ से नहीं हो रहे होते हैं। हमें पता है कि कुदरत का कमाल वो अपनी जगह पर है और उसका अपना इंसाफ अपनी जगह पर है, उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा होता है, हमारे ताकत के मराकज़ जो होते हैं वो खेल खेलते रहते हैं। कहीं इंटरनेशनल ताकत के मराकज़ काम कर रहे होते हैं, कहीं लोकल ताकत के मराकज़ काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ताकत का एक मरकज उसने अपना पूरा वजन उस पलड़े में डाल दिया है जहां पर हमारे पीटीआई के साबिक सरबराह बैठे हैं। मगर कब तक इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? एक इदारा अगर जाकर एक बंदे के लिए बैठ जाएगा तो और कितने दिन और बैठेगा? भाई यहाँ अफराद बैठे हैं, इदारे नहीं हैं, हम अफराद का गिरोह है। पार्लियामेंट ठीक है लगारी साहब, एक और अहम मामला है जो कि हम आजकल देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर मौजूद है अपने बिजली के बिल्स लेकर। महंगाई का जो तूफान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब हम पीडीएम की गवर्नमेंट देखते हैं तो उनका ये कहना था कि जो माइंस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिछा कर गई है, हम उन माइंस को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश करते करते अवाम को रिलीफ देने की बजाय एक ऐसी तकलीफ में डाल गए हैं जो कि अब निगरान हुकूमत हमें कंटिन्यू करती दिखाई दे रही है। रिलीफ देने की पोजीशन में तो इस वक्त निगरान हुकूमत भी नजर नहीं आ रही। इलेक्शन की तरफ जब हम बात करते हैं तो इलेक्शन हमें डिले होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये खिलौना वही करेगा जो चाबी भरी जाएगी। ये सारे खिलौने थे, चाबी किसने भरी? ये आईपीपी के मुआहदे किसने करवाए थे, किसने किए थे? ये शर्तें किसने की थी? ये सर्कुलर डबके से जा रहा है। ये आपके पर अरबों खरबों रुपए के वो पैसे जो आप उससे फायदा नहीं उठा रहे हैं। आपने 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी बना ली है, लेकिन आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आप पास ट्रांसमिशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उनके पैसे हैं जो आपको अदा करने हैं। अगले किसी भी बजट में आपके पास 1 रुपया नहीं होगा पाकिस्तान के किसी भी इदारे को देने के लिए, आपको इवन डिफेंस को देने के लिए भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कि वो सिर्फ आप भर रहे होंगे उन सौदों की किस्तें जिसकी से आप फायदा 1 रुपए का भी नहीं उठा रहे हैं। आपसे किसने कहा था ये मुआहदे करवाएं? हमें बहुत से चीजों का सवाल चाहिए। ये लोगों को बात समझ में आ रही है, वो अपनी गुर्बत की वजह जानते हैं, अपने अफलास की वजह जानते हैं, अपनी बीमारियों का सबब जानते हैं, अपनी तकलीफ की वजह जानते हैं। तो लगारी साहब हल तो फिर यही है कि बर वक्त इलेक्शन हो, एक गवर्नमेंट आए जिसको खुलकर काम करने दिया जाए, या पहले की तरह से सब मामला चलते रहेंगे कि जो भी सियासतदान आएगा और थोड़े अरसे बाद उसकी भी बिसात लपेट दी जाएगी? बदकिस्मती है, पाकिस्तान में 75 साल से यही हो रहा है और इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं है। किसी भी वजीर आजम को वो प्यारा, राज दुलारा, मीठा पीठा, जान से प्यारा भी हो, तब भी उसको नवाबजादा लियाकत अली खान की मुद्दत वजारत उज़्मा से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। एक बढ़ गया था यूसुफ रज़ा गिलानी, उसको उस डेट से नाअहल किया गया जो डेट लियाकत अली खान के इक़्तिदार की डेट से पीछे जाती थी। उसने वो मुद्दत क्रॉस कर ली थी उन्होंने, अमलन वो आगे निकल गए थे, फिर उनको वापस किया गया, उस तारीख से नाअहल किया गया जो तारीख जाकर लियाकत अली खान की मुद्दत वजारत उज़्मा से पीछे चली जाती थी। भाई ये इंतज़ाम है, और जो वज़ीर आज़म बनने पगड़ी बांधने के लिए आए तो अपना ये सोच कर आए कि उसके इतना असर रहना है। ठीक है, तो फिर दगारी साहब क्या किया जाए? जो टेन्योर है उसको 4 साल का कर दिया जाए? आप करेंगे वो 3 साल में चला जाएगा, 2 साल में चला जाएगा। बेनजीर को इक़्तिदार मिला, अवाम की ताकत से, कुव्वत से आई थी, और उस अवाम की कुव्वत को मैनिपुलेट किया गया, चोरी किया गया, डाका डाला गया था। कौमी असम्बली में पंजाब में उसने स्वीप किया। सूबाई असम्बली में उसकी सीटें जो हैं वो इतनी कम कर दी गई हैं कि हैरान था हर आदमी कि भाई ये क्या हुआ है।
और पंजाब की हुकूमत दे दी गई थी उस वक्त के सबसे बड़े लाडले को। लेकिन लगारी साहब, ये बड़ी आम सी बातें हैं जो आप भी कर रहे हैं, तो ये सियासतदानों को ये बातें क्यों नहीं समझ आती हैं? वही सब नवाज शरीफ के साथ हुआ, वही पीटीआई चेयरमैन के साथ हो रहा है, और अब फिर नवाज शरीफ वापस आने की तैयारियों में हैं, तो सियासतदान ही जब आपस में नहीं बैठेंगे तो ये सिलसिला, ये मामला तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो सरदार अताउल्लाह मेंगल ने कहा था कि एक तवा रखा हुआ है और इशारा करते हैं कि आओ इस तवे से अपना मुंह जो रगड़ो, तो सियासतदान भागते हुए आते हैं उस तवे से मुंह रगड़। अब आप हम क्या कहें, उनका ये इंटरव्यू नहीं चल पाया था। वो हमारे सियासतदानों को क्या है, उनको इक़्तिदार चाहिए, 4 रोज़ा ही दे दें आप, अल्लाह के वास्ते बस इक़्तिदार दे दें, कुर्सी दे दें, अख्तियार ना दें। वज़ारत उज़्मा मिल जाए, अख्तियार ना मिले। हम ऐवान सदर में बैठे हैं, एक सदर मुमलिकत कुछ तस्वीरें दिखाकर मुझसे, गरीब फकीर आदमी से ऐवान सदर में कहते कि हम यहाँ तक तो आ गए। तो मैंने कहा कि जिनकी आपने तस्वीरें लगाई हैं, क्या इनकी इतना ही कीमत थी कि बस तस्वीरें आ जाएं इनकी आपके ऐवान सदर में? मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदान हकीकत, वो तहजीबी ताकत इस मुल्क के अंदर नहीं रहने दी गई है जी। हम इस वक्त जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के चौकीदार बने हुए हैं, बस हमारा कोई वो नहीं है, हमारा कोई। ठीक है, तो लगारी साहब, क्या चेयरमैन पीटीआई को फिर आप बाहर जाता देख रहे हैं, जैसे हमने देखा नवाज शरीफ बाहर चले गए, या फिर ये तासुर दिया जाएगा कि जो मुश्किल तरीन हालात थे वो उसमें मुल्क से बाहर नहीं गए हैं? जिस तरह से नवाज शरीफ हम देख रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं, उनकी वापसी की जो तारीख है वो अभी तक फाइनल नहीं हो सकी। इनको तुरप के पत्ते के तौर पर यहाँ रखा जाएगा और इस पागल खाने समाज जो इस मुल्क में बन चुका है उसके समाज यहाँ रखा जाएगा। और दाश्ता आयत बकार जो चीज़ रखी हुई होती है वो किसी न किसी वक्त काम आ जाती है, फिर किसी न किसी वक्त काम आ जाएगी। उसका झगड़ा क्या था? उसका यही था ना कि मुझे बुलाते क्यों नहीं, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। उसका झगड़ा कोई अवाम की वजह से है, लोगों की वजह से है, लोगों की भूख की वजह से है, अफलास की वजह से है, गुर्बत की वजह से है। उसका झगड़ा तो सिर्फ इस बात से मुझे बुलाते क्यों नहीं हो भाई, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। यानी पीटीआई चेयरमैन की गेम अभी बाकी है, सियासी करियर उनका बाकी है, बिल्कुल बाकी है, और ये इसका संभाल कर रखा जाएगा और इसकी परवरिश की जाएगी। ये इसको आज भी हीरो बनाया जा रहा है। तो ये एक अमल है। वो जो आ रहे हैं, जो इंतजार में बैठे हैं, जो उस मनसब पर पहुंचने के लिए बेताब बैठे हैं, उनको ये भी उनके सामने रखा जाएगा कि वो भी है भाई मर्जी से। अगर तुम इधर उधर हुए, तुम्हारी गर्दन वो आकर पकड़ेगा, फिर देख लेना, कोई छोड़ता नहीं है वो। ठीक है, तो तासुर इसका मतलब यही है कि जो क्लियर मैसेज है वो तमाम पीडीएम की जमातों को, या हम कहें मुस्लिम लीग नवाज को, ये दिया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई मौजूद हैं और वो मजीद ताकतवर होकर दोबारा सामने भी आ सकते हैं। मैं तो यही समझ रहा हूँ, मेरा तो यही ख्याल है। खुदा ना खास्ता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ अल्लाह उस इमरान खान को जिंदगी दे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब एलिमिनेट किसी को करना होता है तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बना दिया जाता है। ऐसे नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ, खुदा ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि वो हमेशा सलामत रहें, अल्लाह करे कि वो बेरे इक़्तिदार में और इंसान बनकर, और एक ऐसे इंसान जिसको पाकिस्तान के लोगों का दर्द हो। इसको इस पाकिस्तान के लोगों का दर्द नहीं है भाई, खुदा की कसम मैं हाल उठाता हूँ, कोई दर्द नहीं है, इसको अपने इक़्तिदार का दर्द है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। कुछ अनोखे वाक़यात, कुछ अनोखी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। उमूमन हम देखते हैं कि हिचकियाँ अगर हमें लग जाती हैं तो फिर वो चंद मिनट के अंदर ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स भी हैं, एक ऐसा वाक़या भी है कि जहाँ पर हमने देखा है एक फ़र्द की जो हिचकियाँ हैं वो 68 साल तक नहीं रोक सकी थी। अमरीकी रियासत आयोवा से ताल्लुक़ रखने वाले चार्ल्स ओस्बर्न नामी शख्स के साथ ऐसा हुआ था। तो चार्ल्स एक काश्तकार थे और 1922 का ये वाक़या है जब वो एक जानवर को खींच कर लेकर जा रहे थे, तो उस जानवर की जानिब से ख़ुद को आज़ाद कराने के लिए जब उसने टांग चलाई, जिसकी शिद्दत के बायस जो चार्ल्स हैं वो ज़मीन पर गिर गए और इस वाक़े के फ़ौरी बाद
काश्तकार को कुछ खास तो महसूस नहीं हुआ, कम से कम उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक वो खड़े नहीं हो गए थे। लेकिन जब वो खड़े हुए तो फिर उनकी ज़िंदगी का एक जो भयानक ख्वाब है उसका आगाज़ हो गया, जो कि 68 साल तक बरकरार रहा। ये कोई कलील अरसा नहीं है, कोई कम वक्त नहीं है। तो इस मौके पर उनकी जो हिचकियों का आगाज़ हुआ था और फिर काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, इसका इलाज भी करवाया। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन वो जो हिचकियाँ थीं वो नहीं थम सकी। और उस दौर में जो तिब्बी साइंस मौजूद थी और जितनी पेशरफ भी हमने जानते हैं कि अगर हम 1922 की बात करें हैं, 1940 का अगर ये वाक़या है उसको अगर हम कोट करें तो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकी थी। और ऐसा वक्त था जब डॉक्टरों के हाथों मरीज़ों की हलाकतें भी हुआ करती थी, लेकिन हालत इतनी भी ख़राब नहीं थी कि जो चार्ल्स की हिचकियां हैं उसका इलाज ही ना हो सके। लेकिन कोई भी डॉक्टर उनका इलाज करने में नाकाम रहा। डॉक्टरों का ये मानना था कि जब वो गिरे हैं काश्तकारी करने के दौरान तो उनके जो दिमाग के उस हिस्से को नुकसान पहुंचा है जो कि हिचकियों के हवाले से रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। तो यूं 1922 से लेकर 1990 तक जो हिचकियों का उनका सिलसिला था वो नहीं रुका। इस अरसे में मुतअद्दिद बार उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया है। हिचकियाँ उनकी आर्जी तौर पर थम भी गई थी, लेकिन फिर जब भी वो अस्पताल से घर वापस पहुंचते थे तो फिर से उनकी हिचकियाँ शुरू हो जाती थी। तो जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने उसमें बताया कि दिन रात में हर मिनट 1 मिनट में 20 से 40 मिनट तक वो हिचकियाँ ही उन्हें आती रहती थी। तो 20 से 40 मरतबा 1 मिनट के अंदर हिचकियाँ उन्हें आती रहती थी। यहाँ तक कि नींद के दौरान भी उनके साथ ऐसा होता था। और वो कहते हैं कि जब वो ऑब्वियसली जब खाना खा रहे होते थे तो इन हिचकी की आदत की वजह से उनका खाने का जो टेस्ट है, खाने का जो मज़ा है वो भी ख़राब हो जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ फिर चार्ल्स ने तस्लीम कर लिया कि शायद अब जो हिचकियाँ हैं ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं और उसके साथ ही उन्हें ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से बहुत इलाज कराया लेकिन उन्हें नाकामी का सामना ही रहा। तो यही वजह है कि उन्होंने फिर जो सांस लेने का एक ऐसा तरीकाकार अपना लिया जिससे हिचकियों के असरात को कम से कम काफ़ी हद तक कम किया जा सके। फिर फरवरी 1990 में जब चार्ल्स ने हिचकियों को रोकने की तमाम कोशिशों को छोड़ दिया था तो फिर एक नामालूम वजह उनके साथ पेश आई जिसकी वजह से जो उनकी हिचकियाँ थी वो आखिरकार थम गई, जिसके 1 साल बाद यानी कि 1991 में चार्ल्स ऑस्बर्न इंतकाल कर गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम तवील तरीन अरसे तक हिचकियाँ लेने वाले शख्स की हैसियत से दर्ज है। तो ये अपने आप में बड़ा ही अनोखा वाक़या है। पहली बार मैंने भी इस तरह का कोई वाक़या सुना है कि बहुत कम होता है कि जब हम लोगों को हिचकी लगती है, हम पानी पीते हैं तो हमारा वो मसला सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन एक ऐसी में लग गई तो उनके दिमाग को एक ऐसा सिग्नल मिल गया जो कि हिचकियाँ उनके वो आनी शुरू हो गई और 68 साल तक फिर ये सिलसिला मुतवातर हमने देखा कि वो जाहिर रहा है। तो जब ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर लगाएंगे तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर किसी और का भी ऐसा कोई तजुर्बा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और आम खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि एक मुलाजमत ऐसी भी है जिसमें साल भर में महज 2 बार आपने बल्ब बदलने का काम करना है और इसके एवज $40,000 सालाना तनख्वाह दी जाती है। अमरीकी रियासत साउथ डकोटा की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर एक शख्स को हर 6 माह में सिर्फ एक बार बल्ब तब्दील करने पर $20,000 मिलते हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, ये किसी घर का या दफ्तर का बल्ब नहीं बदल रहे हैं। जिस तरह से हम सोचते हैं कि आसानी से हम पैसे कमा लें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस केविन नामी शख्स को 1500 फीट बुलंद कम्युनिकेशन टावर पर चढ़ना पड़ता है और हर बार इस टावर पर चढ़ने का जो मुआवजा है वो उन्हें $20,000 मिलता है। उन्हें 1500 फीट बुलंद टावर के ऊपर चढ़ने में 2 घंटे दरकार होते हैं। केविन की जो चंद साल पहले कम्युनिकेशन टावर के ऊपर बल्ब बदलने की जो वीडियो है वो भी वायरल हुई थी। तो दरहकीकत सिर्फ बल्ब तब्दील करना ही उनका काम नहीं है, बल्कि हर बार जो टावर की दीगर मशीनरी है उसका उन्होंने जायज़ा भी लेना होता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि वो वहाँ पर बल्ब बदल किस लिए जाते हैं तो उसका मकसद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बल्ब को इसलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ से जो प्लेन्स जितने भी गुजरते हैं, जितने भी तैयारे गुजरते हैं, उनको ये इल्म हो सके कि यहाँ पर एक टावर मौजूद है ताकि किसी भी हादसे या नुकसान से बचा जा सके। एक ज़माने में केविन एक दिन में 8 टावर्स पर चढ़कर अपना काम करते थे, लेकिन अब उनका काम कदरे आसान हो गया है क्योंकि गुजरे बरसों के दौरान दर्जनों अमरीकी रियासतें ऐसी हैं जहां पर केविन सैकड़ों टावर्स के ऊपर चढ़े हैं। और केविन का इस हवाले से भी कहना है कि उन्हें अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहां से दुनिया एक बहुत बेहतर तरीके से नज़र आती है। जो एक व्यू आप 1500 फीट के टावर से देखते हैं, पूरे शहर का जो नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि हर बार टावर के ऊपर चढ़कर एक सेल्फ़ी भी मैं लेता हूँ, उसे अपनी बीवी को भी भेजता हूँ। तो
पुरखतर काम है, आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। भले ही उन्हें साल में 2 बार ये काम करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हाइट फोबिया भी होता है और वो एक से दूसरी मंजिल से ज़्यादा ऊपर तक नहीं स्टेयर्स चढ़ के जाते या छत पर खड़े होकर नीचे नहीं देखते। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। जो मनाजिर इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, इंतहाई मुश्किल ये काम है और जान जोखिम में डालने वाला काम है। $20,000 उन्हें मिलते हैं एक बार इस टावर पर चढ़ने के लिए, लेकिन बहुत हिम्मत वाला ये काम है। बड़ी आपको हिम्मत करनी पड़ती है, आपकी जो नर्व्स हैं बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। लोगों को जब हाइट पर जाते हैं तो उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल ही टावर पूरे खुले मैदान में मौजूद है, जहाँ पर वो ऊपर चढ़े हुए हैं, मेंटेनेंस का काम भी कर रहे हैं और वहाँ पर वो जो बल्ब है जिसके उन्हें $20,000 मिलते हैं उसको चेंज करने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आप लोग ऐसी नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे? पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत से टावर्स मौजूद हैं। ये जो राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। एक और ख़बर है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि सैरो तफरीह पर आप जब भी जाएं, किसी भी तफरीही मकाम पर आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से बोर्ड्स लगे होते हैं, इंतबाह के निशानात होते हैं, उनको हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। क्योंकि अगर आप उन बोर्ड्स को नज़रअंदाज करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही वाक़या हो सकता है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल ये वीडियो है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि खौफनाक लम्हा था जिसे कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया और ये हम तक पहुँच गया है। तो इस वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि कुछ नौजवान मौजूद हैं, कश्ती में हैं, सैर के लिए गए हुए हैं, जिनमें से एक नौजवान हाथ धोने की गर्ज से अपना हाथ पानी में डालता है। तो फिर पानी में मौजूद जो एक वहाँ पर शार्क मौजूद है वो उस पर हमला कर देती है। शार्क ने पहले इस नौजवान का हाथ ज़ख्मी किया है और फिर इस नौजवान को अपनी जानिब खींच लिया। इंतहाई खौफनाक, इंतहाई ख़तरनाक मनाजिर हैं और जिसने भी ये विटनेस किए हैं वही ये बता सकता है। कश्ती में सवार जो दीगर नौजवान हैं उसमें से एक नौजवान इस दहला देने वाले मनाजिर को रिकॉर्ड भी कर रहा था, जिसकी वजह से हम और आप आज ये वीडियो देख रहे हैं। तो बल्कि जो दीगर नौजवान वहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से फिर कोशिश की गई और इस लड़के की जान बचाने से फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया, मकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ये हादसा पेश आया अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के एवरक्लेड्स नेशनल पार्क में पेश आया, जहां सयाहों के लिए जगह जगह इंतबाही निशानात लगे हुए हैं कि उन्हें पानी से दूर रहने की हिदायत दी गई हैं। कभी भी आप किसी भी तफरीही मकामात पर जाएं, वहां पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं उनका ख्याल आपको लाजमी तौर पर रखना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट फीवर का आगाज़ होने जा रहा है। आज से हम देख रहे हैं एशिया कप का आगाज़ है। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और एशिया कप किस टीम ने किस सन में जीता, सबसे ज़्यादा एशिया कप किसने जीते, हमने एक रिपोर्ट रेडी की है, वो देखते हैं। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जे की जंग का आगाज आज होगा। एशिया कप के टाइटल के लिए मेजबान पाकिस्तान और श्रीलंका समेत 6 टीमों में पड़ेगा जोर का जोड़। सनसनीखेज मैचेस 30 अगस्त से 17 सितंबर तक जारी रहेंगे। नेपाल की टीम पहली बार एशिया कप की ट्रॉफी के लिए किस्मत आजमाई कर रही है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें भी टाइटल के हसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। इफ्तिताही मैच समेत 4 मैचेस की मेजबानी के फराइज पाकिस्तान सरअंजाम देगा। श्रीलंका 9 मैचेस की मेजबानी करेगा। एशिया कप की तारीख पर नजर डाली जाए तो अब तक एशिया कप का मेला 15 बार सज चुका है। भारत 7 बार चमचमाती ट्रॉफी को अपने नाम कर चुका है और 3 बार फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर रखा है। दूसरे नंबर पर श्रीलंका है जिसने एशिया पर 6 बार हुक्मरानी की है। पाकिस्तान अब तक सिर्फ 2 बार ही एशिया कप में कामयाबी का झंडा गाड़ सका है। पाकिस्तान इस बार मजबूत तरीन बॉलिंग अटैक की वजह से एशिया कप में फेवरेट समझा जा रहा है और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह विकेटें बखेरेंगे और कप्तान बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान बैटिंग में मुखालिफिन के परखच्चे उड़ाएंगे। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कांटेदार मैच 2 सितंबर को पाली केले श्रीलंका में खेला जाएगा। भारत का तमाम तर उम्मीदों का महवर विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की बैटिंग पर है और दूसरी तरफ बुमराह और सराज की घूमती गेंदें भी मुखालिफ टीमों को टफ टाइम देंगी। एशिया कप के इस साफ शिकल मैचेस को देखने के लिए दुनिया क्रिकेट के शौकीन बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ग्रीन शर्ट्स इस मर्तबा एशिया कप उठाने के लिए बेताब है।
वेलकम बैक। बड़ा क्रिकेट मेला और बड़े मुकाबलों का आगाज आज से होने जा रहा है। एशिया कप पाकिस्तान की मेजबानी में आज शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान और नेपाल का मैच आज शेड्यूल है। आज पहला मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप के पहले राउंड की बात करें तो 3 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जबकि ग्रीन शर्ट्स अपने मुकाबलों के लिए इस वक्त हमें भरपूर तैयार दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी पेसर अटैक बिल्कुल तैयार है। कल नेपाल के मैच के बाद पाकिस्तान और भारत का टाकरा 2 सितंबर को श्रीलंका में होना है। जो क्रिकेट शायकीन हैं वो इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए बहुत ही बेताब दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ एक थोड़ी सी जो बुरी खबर है वो भी आपके साथ शेयर करते चलेंगे, और वो ये है कि इस 2 सितंबर को पाली में बारिश की पेशगोई की गई है। एशिया कप के शुरू होने से एक दिन पहले भारतीय टीम को भी धचका लगा है, जहां भारतीय टीम के बैटर केएल राहुल एशिया कप के इब्तदाई 2 मैचेस से बाहर हो चुके हैं। और आज से शुरू होने वाला एशिया कप सनसनीखेज इवेंट साबित होने की तवक्को का इजहार भी किया जा रहा है। इसमें वर्ल्ड कप से कबल जो टीमें हैं उनकी तैयारियों की जांच का बेहतरीन मौका भी उन्हें मैसर आएगा, और साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए जो फिटनेस मसाइल से बचना है वो भी काफ़ी अहम होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो वो अक्टूबर में शेड्यूल है। और एक बड़ी अच्छी तैयारी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की भी हो चुकी है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू द शो। एशिया कप आज से शुरू होने जा रहा है, और अगर हम एशिया कप की हिस्ट्री को देखते हैं तो 7 बार भारत जीत चुका है, 6 बार श्रीलंका जीत चुका है। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ ही जीते हैं। अभी जो हम पाकिस्तानी टीम की बात करें, एक मुकम्मल टीम हम देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इस टीम का एशिया कप पर? देखिए, अगर इस वक्त आप बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, जो पाकिस्तान टीम का मोमेंटम है वो हमें नजर आ रहा है। एक तो आपके सामने के पाकिस्तान टीम की जो रैंकिंग है इस वक्त वनडे में आप नंबर 1 पे हैं, पहली चीज़। दूसरा, जो मैंने मोमेंटम की बात की कि आप जिस तरह से वनडे क्रिकेट में आप खेलते हुए आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से या तकरीबन 2 साल से, बल्कि अगर आप देखें 2019 के वर्ल्ड कप से लेके अब तक सबसे ज़्यादा जो मैचेस जीते हैं या जो सबसे अच्छा जो विनिंग परसेंटेज है वो पाकिस्तान का है। और ये तो हो गई ओवरऑल टीम की सूरत हाल। फिर अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, आप चाहे बैटर्स की बात करें चाहे बॉलर्स की बात करें, हर जगह आपके यानी बेहतर चीज़ें जो है आपके हक में नजर आ रही हैं। एक थोड़ा सा सिर्फ जो कंसर्न है जो हम बार बार बात करते हैं वो है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का, कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है समटाइम, या कंसिस्टेंसी की कमी नजर आती है। तो उसके लिए एक बेहतर यह है कि जो इन्होंने आखिरी वक्त पे डिसीजन किया एशिया कप से पहले, जो सऊद शकील को इन किया है, तो मेरा ख्याल है ये अच्छा डिसीजन है। और मे बी के आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को इसके फायदे नजर आए। एक तनकीद हम देख रहे हैं जो कि भारत की तरफ से हो रही है, हमेशा ही होती आई है, कि पाकिस्तान अपने जितने भी मैचेस जीत रहा है वो हल्की टीमों से जीत रहा है। वो ये वजाहत पेश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मैचेस नहीं जीते, या इंग्लैंड से मैचेस नहीं जीते, इंडिया से मैच नहीं जीते। मैच हम जीत रहे हैं तो अफगानिस्तान से जीत रहे हैं, न्यूजीलैंड से जीत रहे हैं, इस तरह की टीमों से जीत रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान अगर जिसने भी भारत की तरफ से ये बात की है, मेरा ख्याल है या तो पता नहीं बंद आंखों के साथ उन्होंने रिकॉर्ड्स को देखा है। आप पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी सीरीज हराई, जो ये नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचे हैं। इसमें आपने ऑस्ट्रेलिया को भी सीरीज हराई, आपने साउथ अफ्रीका को उनके होम पर हराया, न्यूजीलैंड, ठीक है आप ये जरूर कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, जिसको आपने 2 मरतबा हराया, फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें तो हार है, जीत है, पाकिस्तान नहीं जीता है। एक्चुअल में भारत को यह बात करना भारत के लिए इसलिए बेहतर है कि क्योंकि खुद जो भारतीय टीम है मोस्टली हमने देखा कि घर के शेर हैं, कि वो आमतौर पे जब जरा सी ग्रीन टॉप नजर आता है या जहां पे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो बॉल जहां पर हिल रहा होता है वहां वो स्ट्रगल करते हैं। इस वक्त मसला क्या है, उनके पास इसके अलावा और कोई बात नहीं है। या तो आप ठीक है ग्राउंड में आकर आप बात करें। पाकिस्तान का मैंने आपको बताया कि आप थ्रू आउट जीतते हुए आ रहे, आप सिर्फ सेकंड जो स्ट्रिंग टीम है उनके खिलाफ नहीं जीते, कि आपने सिर्फ नीदरलैंड को हराया, आपने जिम्बाब्वे को हराया। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया को भी आपने सीरीज हराई है, और उस सीरीज में आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया के फिंच भी थे, दूसरे जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो भी मौजूद थे, लबुशेन जो उनके इस वक्त टॉप के प्लेयर हैं वो भी मौजूद थे, और भी दीगर प्लेयर्स थे। उसके बाद अगर कोई ये बात करता है तो मैं यही कहूंगा कि होश के हम देख रहे हैं कि वो जो दावे हैं, वो जो बढ़के मारने का एक सिलसिला वो शुरू हो चुका है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी वो करते रहे हैं। ये देखिए हमेशा से ये एक टैक्टिक्स होती हैं, जब भी पाकिस्तान कि पाकिस्तान इंडिया मैच जो होता है इसकी सबसे ज्यादा हाइप होती है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है। एक
तो पब्लिक का वो भी है, इंटरेस्ट भी होता है, एक जोशो खरोश होता है। दूसरा क्या है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हैं तो इस मैच का जो आपको पता है कि टिकट्स जो है पहले से ही सोल्ड आउट, जब भी पाकिस्तान इंडिया मैच की खबर हमेशा यही आती है कि टिकट सेल शुरू हुई और तमाम टिकट खत्म हो गए, ठीक है। जैसे वर्ल्ड कप अभी कितना दूर है और पहले से सोल्ड आउट है, तो वजह यह है कि ज़ाहिर और ब्रॉडकास्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा अर्निंग जो होती है वो इस मैच की होती है, क्योंकि इसके देखें ना आप, दोनों ममालिक की जो आबादी है वो इतनी ज्यादा है, वही 1.5 अरब है, तो इसको देखने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें फिर इस तरह की जब पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर ये चीजें होती हैं कि एक दूसरे के ऊपर लफ्जी वार भी होते हैं, जुमलेबाजी भी होती है। ओवर कॉन्फिडेंट इंडियन टीम हो जाती है, जिस तरह से हम उनके कुछ प्लेयर्स के बयान भी सुनते हैं, जैसे रोहित शर्मा ने एक बार कहा था कि अगर मैं इनका बॉलिंग कोच होता या बैटिंग कोच होता तो फिर मैं इन्हें सिखाता किस तरह से करना है। किसी ने ये भी देखा किस तरह से वो शाहीन, आपको वो जुमला भी याद होगा जो किसी ने कहा था कि बाप बाप होता है, याद है ना? हाँ, उसके बाद क्या हुआ था वो भी याद होगा आपको। तो बहरहाल इस तरह की जुमलेबाजी देखें चलती। खैर बहरहाल ये भी एक क्रिकेट का हुस्न है, मैं आपको बताऊं कि ये भी क्रिकेट ज़ाहिर भारत की तरफ से होती है, इधर से भी हम लोग भी मुख्तलिफ तरह के स्क्रिप्ट्स भी करते हैं, मुख्तलिफ तरह के जो है मीम्स भी बनती हैं। ये भी बहरहाल एक क्रिकेट का एक कलर है, खासतौर पर जो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के अंदर होता है, और इससे एक एग्रेशन है और ये चलती रहेगी। और मजे की बात है कि एशिया कप में पॉसिबली के 3 दफा टकरा हो सकता है, क्योंकि देखें पहले राउंड में आपने खेलना है और फिर सुपर 4 में मोस्ट प्रोबेबली के दोनों टीमें होंगी, और अगर फाइनल हो जाता है दोनों टीमों का तो आप 3 दफा, जिस तरह लास्ट टाइम भी एक्सपेक्टेड था, इस बार जो है 3 दफा आपका मुकाबला हो सकता है। ठीक है, तो अभी अगर हम टीम को डिस्कस कर लें, जिस तरह से आपने कहा कि प्लेयर्स हम ऐड भी कर रहे हैं और मजीद उस पर भी काम किया जा रहा है, फिर हम 2 सीरीज जीत कर आ रहे हैं, श्रीलंका से हम जीते हैं, अफगानिस्तान से हम जीते हैं, उसका हमें बहुत एज होगा फिर उन्हीं पिचेस पर वापस जाके हमें खेलना है जिस पर हम बहुत टाइम से खेल रहे हैं। बिल्कुल, देखें अभी आप जिस तरह खेल रहे हैं, अफगानिस्तान से आपने खेला, उससे पहले भी आप टेस्ट सीरीज खेल कर आए श्रीलंका में जी, तो कंडीशन से तो मेरा ख्याल है कि आप यूज्ड टू हो चुके हैं कंडीशंस को, और खास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट की या इधर की एशियन कंडीशंस होती हैं ये ज़्यादातर स्पिन फ्रेंडली होती हैं, तो पाकिस्तान टीम इन पर खेलती भी आ रही है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि आप कंडीशन से यूज्ड टू हो चुके हैं, और मोस्टली प्लेयर आपके वही हैं जो आपके मतलब एशिया कप में वही जो एक अरसे से टीम के साथ चल रहे हैं, आप उनको कैरी करते हुए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको ऐसा कोई कंडीशंस की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी ये कि जो 1-2 चीजें हैं, एक स्पिनर्स का यूटिलाइज किस तरह करना है, स्पिनर्स आपके ठीक है, मुनासिब है, लेकिन क्या है विकेट टेकिंग ऑप्शंस के तौर पे बहुत ज्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते। इकोनॉमिकल जरूर है, रन्स रोक रहे हैं, लेकिन उस तरह विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पे नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा आपका मिडिल ऑर्डर जो है उसमें थोड़ी कभी बार बार शफलिंग भी होती है। आप जिस तरह आप सऊद शकील को इन किया, तो मेरा ख्याल है कि उनको आप रेगुलर लेकर चलें साथ में। बाकी एज पर सिचुएशन आप चेंज कर सकते हैं, जहां पे आपको हार्ड हिटिंग की जरूरत है आप नीचे से किसी को, जैसे शादाब को आप ऊपर भेज सकते हैं, मतलब वहां पर आप एज पर सिचुएशन तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक एक टीम की कंपोजिशन है उसको आप एक ही रखें, आप साउथ के साथ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह एशिया कप की जर्सी पर अभी एक हम देख रहे हैं एक बड़ा इशू हो रहा है कि पाकिस्तानी जो टीम है एज अ मेज़बान, पाकिस्तान का नाम वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसको कैसे देख रहे हैं? जब हमने लास्ट देखा कि यूए की होस्टिंग में जब श्रीलंका मेज़बानी करी थी तो जर्सी पर उनका नाम मौजूद था। ये एक मिस्टेक है, बिल्कुल ये होनी चाहिए थी, और ये किस तरह ओवरलुक हुआ है ये समझ से बाहर है कि ये बिल्कुल ये होना चाहिए था कि जब आप होस्ट कर रहे हैं और होस्ट ठीक है आपका नाम ही मौजूद, आपका फ्लैग तो मौजूद है, ठीक है, या तो ये इस चीज़ को बोले कि आपका फ्लैग, लेकिन जहां पर नाम है वह नाम जाहिर सी बात है पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, किसी भी होस्ट का नाम जरूर होता है। ठीक है। अच्छा, असल मुकाबला तो हम देख रहे हैं कि 2 सितंबर को ही होगा जिसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी ये खबर ये आ रही है कि शायद पाली में बारिश एक्सपेक्टेड है। हाँ। तो फिर अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा, पॉइंट्स दे दिए जाएंगे? अगर वो डिपेंड करता है कि बारिश की शिद्दत क्या होती है, क्योंकि उस दिन जो है 80% इम्कान है, जो श्रीलंकन महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक 80% इम्कान है, अगर पूरा मैच वॉश आउट होता है उस सूरत में तो पॉइंट्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर मैच का एक सर्टेन जो टाइम मैच हो जाए, फिर उसमें ज़ाहिर है डीएल मेथड लगता है, अगर मैच के दौरान होती है सबसे पहले डीएल मेथड अप्लाई होता है, उसके बाद ओवर्स की कटौती होती है, फिर जो कुछ, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर मैच होता है तो वो जाहिर सी बात है कि ठीक है। अच्छा, जब अभी हमने अफगानिस्तान की जो सीरीज देखी है तो ऐसा लग रहा था कि जो बैट्समैन हैं वो वहां पर काफी एफर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, पिचेस बैट्समैन के लिए शायद उतनी साजगार नहीं थी जितनी एक्सपेक्ट की जाती हैं। श्रीलंका की विकेट जो होती है ना हमेशा आमतौर पे स्लो विकेट्स होती हैं, यहाँ पे बॉल जो है थोड़ा सा रुक कर आता है, तभी इनको कहते हैं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, बॉल थोड़ा सा रुक के आता है। अब जिस तरह आखिरी मैच में बाबर और रिजवान खेल रहे थे तो बाज लोग जो है उस पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बहुत स्लो खेल रहे हैं, लेकिन ऐसी विकेट्स के ऊपर आपको क्या होता है, स्ट्राइक
लाइक ठीक है रोटेट करना होता है, लेकिन एज लॉन्ग एज पॉसिबल कि मतलब आप कोशिश करते हो कि आप इसमें स्टे करें, जितना ज़्यादा आप स्टे करें, क्योंकि आपके हाथ में विकेट्स होती हैं तो आखिर में आपके पास चार्ज करना आसान होता है। अगर आप शुरू में जाके जल्दबाजी करते हैं, उसमें आप विकेट लूज करते हैं, फिर आपके पास मार्जिन नहीं, क्योंकि ये विकेट्स वो नहीं है कि इन पे आप बार बार डाउन द ट्रैक जाएं, इनके ऊपर आपको स्टे करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मतलब ये वो 300 350 वाली विकेट्स नजर नहीं आ रही थी। अगर अभी भी वही विकेट्स होती हैं तो ये मतलब 250 260 इसके लगभग की विकेट्स लग रही थी, ठीक है। मतलब वो, और फिर एक विकेट जैसे शुरू में मैच था उसमें क्या था, डबल पेस विकेट लग रही थी। डबल पेस में क्या होता है, बॉल का वेरिएशन जो है चेंज होता है, कहीं बॉल उठता है, कहीं थोड़ा सा बाउंस होता है, कहीं बॉल बैठता है, उसमें मतलब अनइवन भी होता है कहीं कहीं। पहली विकेट ऐसी थी, उसके बाद जितनी विकेट्स थी वो स्पिन फ्रेंडली थी, ठीक है। तो अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं तो ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन तमाम टीमों को सिवाय नेपाल के, ज़ाहिर नेपाल नई टीम है, बाकी सबको तकरीबन इक्वल एडवांटेज होगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम बात अभी कर रहे थे कि इंडिया की जानिब से इस तरह की बातें की जाती हैं, जब भी हम कुछ वीडियोस उनकी देखते हैं, जो प्रोग्राम वहाँ पर रिकॉर्ड किए जा रहे होते हैं, पाकिस्तानी टीम का अगर किसी टीम के साथ मैच चल रहा होता है, पाकिस्तान की हार को वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसी तरह जब हम अपने कैप्टन को देखते हैं, बाबर आजम की जब हम बातें सुनते हैं तो बड़ी न्यूट्रल बातें करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल की टीम को भी हम लाइट बिल्कुल नहीं लेंगे, कोई भी टीम आसान नहीं है, हर मैच की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो क्रॉस द बॉर्डर क्यों माइंडसेट इतना ज्यादा चेंज है? अब इसको मैं तरबियत का फर्क कहूँ या खमीर का फर्क कहूँ, मतलब कहने का मतलब दोनों ही हैं, दोनों ही है कि यही देखें, एक माइंडसेट का फर्क है। जिस तरह आपने कहा कि माइंडसेट का फर्क है कि पाकिस्तानी टीम का या पाकिस्तानी प्लेयर्स का या पाकिस्तानी कौम का जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है। कि हम हमेशा से कोशिश देखें, खासतौर पे क्रिकेट की मैं बात करूं, क्रिकेट में एग्जांपल्स मौजूद हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि आप जाने को तैयार होते हैं, अभी भी आप जैसे वर्ल्ड कप के लिए जाने को तैयार है, बेशक उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी हो रहा है, उसमें एक डिबेटेबल चीज है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट पाकिस्तान का एक स्टांस यही है कि हम क्रिकेट को क्रिकेट तक रखना चाहते हैं। तो वही चीज उनके मीडिया सर्कल्स में या उनके लोगों में नजर आती है, और ये जो एक डिफरेंस नजर आता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे देखा जाता है, सियासत के उसमें नहीं दिया। और इंडिया का क्या है कि वहां पर आमतौर पे खेलों को और सियासत को मिक्सअप कर दिया जाता है, और वहां पे हर चीज को मतलब वही रंग दिया जाता है कि जो कि जिस तरह एक बॉर्डर के ऊपर एक टेंशन होती है। पाकिस्तान टीम तो उस दौर में भी जाके खेलती रही है कि जब बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर टेंशन रही, बिल्कुल यानी कि ये लग रहा था कि बहुत कुछ हालात बिगड़ सकते हैं। उन हालात में भी पाकिस्तान ने जाकर खेला है। जब आपको याद होगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली की पिच खोद दी गई थी, पाकिस्तान ने जब भी जाकर खेला है वहां पर, तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज। और दूसरी बात वही है कि भारतीय टीम इस वक्त घबराई हुई है, उनको अपनी टीम के ऊपर उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मतलब बौखलाए, तो बौखलाहट में फिर इस तरह की चीजें होती हैं कि आप फिर लफ्जी फायर ही करते हैं। फिर आपको जब लग रहा होता है कि मैदान में पता नहीं आपके बाउंसर्स चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो फिर आप मुंह के फायर या मुंह के बाउंसर्स ही मारते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह वर्ल्ड कप होने जा रहा है, बट ये मामला मानिए आप क्या देख रहे हैं, कितनी देर तक वन साइडेड ही चलेगा कि सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही अच्छा जेस्चर दिखाएगी, पाकिस्तानी टीम ही बात करेगी कि हम क्रिकेट के लिए जाएंगे हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान कब ऐसे सोचेगा, या आईसीसी कब हिंदुस्तान को मजबूर करेगा कि वो भी पाकिस्तान में खेलने के लिए आए? देखिए, पहले तो मैं बताऊं, आईसीसी भारत को मजबूर नहीं कर सकती। उसकी एक तो आईसीसी वैसे, क्योंकि जब आप ये रीजन देते हैं ना कि आपकी पॉलिटिकल जो मसाइल हैं हुकूमत की तरफ से, उसमें आईसीसी नहीं कह सकती है। दूसरी बात है कि आईसीसी यूं भी नहीं कह सकती कि भारत जो है वो क्रिकेट का सबसे बड़ा कमाऊ पूत है, मतलब सबसे ज्यादा जो अर्निंग आती है वो भारत से आती है, उसको नहीं छेड़। आप जिस तरह घरों में भी एग्जांपल होती है, तो वही चीज भारत की है कि सबसे ज्यादा जो बाकी पूरी दुनिया की जो आमदनी एक तरफ है, भारत की एक तरफ है। अच्छा, दूसरी बात जहां तक आप बात करते हैं कि ये कम से कम अनकरीब ये चीज पॉसिबल नजर नहीं आती, जो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है या जो भारत की हिस्ट्री है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि भारतीय बोर्ड या भारतीय टीम जो इसमें टस से मस होगी, क्योंकि देखिए उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं, खासतौर पर जब तक कि मोदी गवर्नमेंट है, इसमें तो कम से कम हमें नजर नहीं मिल सकती। ठीक है। अच्छा, आज के अगर मैच की हम बात करें, नेपाली टीम को डिस्कस करें, वो भी क्वालिफाई करके ही पहुंचे हैं, उनकी टीम कैसी लग रही है आपको? देखिए, नेपाल की टीम बहरहाल एक ये कह सकते हैं कि क्वालिफाई किया उन्होंने, जिस तरह वहाँ पे उन्होंने बाज अपने से ज़्यादा तजर्बे वाली जिम्बाब्वे को या जो टीमें मतलब एक अरसे से क्रिकेट सर्किट में हैं इंटरनेशनल, उनको हराया उसने, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा ये नहीं प्रेडिक्ट नहीं, बहरहाल क्रिकेट में अपसेट्स भी होते हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में हमें ऐसी चीज़ें नजर आई हैं, आयरलैंड भी याद होगा, बांग्लादेश भी आपको याद होगा, लेकिन अफगानिस्तान भी कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब अफगानिस्तान एक अच्छी टीम हो गई है और एक अरसे से खेल रही है इंटरनेशनल क्रिकेट। नेपाल अभी बहरहाल नई टीम है, लेकिन
अभी कोई बहुत ज्यादा उससे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बहरहाल एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो ऐसा खतरा नहीं है। ठीक है, अच्छा जो सेरेमनी होने जा रही है उस हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा हम देख रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होते थे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी की जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में वो इवेंट देखा जाता है। जब भी पूरी दुनिया में भी इवेंट होते हैं, जो ओपनिंग सेरेमनीज़ हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से अरेंज की जाती हैं, तो पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बड़ा एहतमाम किया जाता है इस हवाले से। देखिए, पाकिस्तान में एहतमाम किया जाता है, लेकिन ये जो सेरेमनी है ये आपको शायद उस तरह की नजर ना आए जिस तरह PSL की होती है। ठीक है, ये एक तो PSL है, PSL डिफरेंट चीज है, T20 क्रिकेट है और उसका एक ग्लैमर जरा अलग है, एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसका एक अपना ग्लैमर है। ये चूंकि एक तो इसमें मसला ये हुआ है कि आपने जो मेजबानी आप कर तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने मेजबानी का फैसला किया और जिस तरह आपने सारी तैयारियां की हैं, एक यानी थोड़ा सा उजलत में चीजें नजर आई हैं। ऊपर से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप चेंज हुआ, पहले नजम सेठी साहब थे, फिर ज़का अशरफ साहब आ गए, तो ये सारी चीजें जो है मिक्सअप हो गई। इसकी वजह से थोड़ा सा एक मैसअप हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि सेरेमनी उस तरह की नहीं है जो खबरें आ रही है कि वो तैयारी या वो एहतमाम नहीं है, बस एक फॉर्मल सी सेरेमनी है जो हमें PSL में नजर आती है या भारत में नजर आती है, दूसरे वर्ल्ड कप में नजर आती है। वो बस ये कहने की एक फॉर्मल सी सेरेमनी है। ठीक है, तो आज पाकिस्तान के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, बैटर्स की बात करें या बॉलर्स की बात करें, कि इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कौन कौन दिखा सकता है? देखिए, बैटर्स में तो जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है बाबर आजम का। नो डाउट के बाबर आजम जो है वो इस वक्त सारी दुनिया के नंबर 1 स्टार हैं, तो उनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। ये मैच फखर जमान के लिए मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए फखर जमान नो डाउट के आप एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको जरूरत है कि एक अच्छी इनिंग्स उनको चाहिए मोमेंटम गेन करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी में उनके बड़े मसाइल हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म करते हैं फिर परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त है। फखर जमान को हमने देखा है, फखर की एक चीज माननी पड़ेगी कि बड़े मैचेस में आमतौर पे वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज का मैच चूंकि एक छोटी टीम के खिलाफ है, ऐसे मैचेस में उन प्लेयर्स को बड़ा फायदा होता है जो मोमेंटम में नहीं होते, वो अपना मोमेंटम दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी नॉक खेलें, एक अच्छी इनिंग खेलें और मोमेंटम। मुल्तान की जो पिच है वो कैसी है? पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए, मुल्तान की जो विकेट है, मैं इंजमामुल हक का भी सुन रहा था, क्योंकि इंजमाम तो खुद भी मुल्तान से और वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग वहीं से हुई है, तो मुल्तान की विकेट पे सम टाइम जो है थोड़ा सा पाकिस्तान की जो दीगर विकेटें हैं इनकी निस्बत थोड़ा सा तेज होती है, इनकी जैसे लाहौर है या कराची है, पिंडी है, इससे थोड़ी सी बेहतर होती है, और आउटफील्ड इनकी अच्छी होती है मुल्तान की, कि बॉल अगर जाता है तो बड़ा तेजी से जाता है, और वेदर जिस तरह का है तो उसमें मेरा ख्याल है कि एक क्रिकेट के लिए एक अच्छा आइडियल एटमॉस्फेयर होगा। बाकी रही मेरा ख्याल से पाकिस्तान को बैटिंग पे जाना चाहिए, वरना तो पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ तो हम चेज अच्छा करते हैं, लेकिन जिस तरह नेपाल की टीम है इसमें मेरा ख्याल है कि आप अगर पहले बैटिंग करते हैं, अच्छा टोटल सेट करें, ठीक है, तो एक प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और बेस्ट विशेस हमारी पाकिस्तान टीम के लिए। इंशाल्लाह कल जब प्रोग्राम करेंगे तो यही उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तानी टीम पहला मैच अपना जीत चुकी होगी एशिया कप में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे साथ में। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से मुताल्लिक। तो सबसे पहले बात करेंगे काले जरखान के हवाले से, यानी कि हेपेटाइटिस सी, जो कि एक मोजी और ख़तरनाक मर्ज़ है, और हेपेटाइटिस के हवाले से पाकिस्तान रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी, या जिसे काला जरखान भी कहा जाता है, इसके मरीजों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी कि इस वक्त 98 लाख के करीब पहुँच चुकी है। हेपेटाइटिस सी जिगर की एक ऐसी सोजिश है जो कि वायरस से पैदा होती है और सेहत के उसूलों से लाइल्मी है, जिसमें गंदगी शामिल है, आलूदा पानी शामिल है, बाहर का खाना, जिस तरह से आजकल ट्रेंड बन चुका है, हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, और साथ ही साथ जब हम किसी भी सैलून पर जाते हैं वहाँ पर एक ही उस्तरे या फिर रेज़र का जो सपर इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं तो वहाँ पर ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो स्टेराइज्ड आलात हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, और एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी का जो मर्ज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस मर्ज़ की कोई भी ऐसी
ख़ास अलामत नहीं होती, चुनांचा खून का जो टेस्ट करवाना इसमें ज़रूरी होता है। और हम ये देख रहे हैं कि जो मर्ज़ है ये खामोशी से जिगर को नुकसान पहुंचाता है, उसकी कोई इंडिकेशन हमें ऐसा नहीं नज़र आती। तो पेचीदा सूरत इख्तियार करने पर जिगर का सरतान भी हो सकता है और इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे कि पाकिस्तान में जिगर की पेवंदकारी की अगर हम बात करें तो एक केस में 40 लाख रुपए तक की लागत आती है, जो कि एक बहुत ही महंगा तरीका इलाज है। पाकिस्तान में हंगामी बुनियादों पर इस पर काम करने की ज़रूरत है और यकीनी तौर पर इस पर काम होना चाहिए। आबादी का एक बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है जो इससे मुतासिर हो रहा है। इसी पर हम आज मज़ीद बात करेंगे। माहिर इमराज मैदा जिगर प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हेपेटाइटिस फैलने की वजूहात हमने डिस्कस की हैं, फिर पाकिस्तान में जो हम एक नंबर देख रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा अपनी एक लिमिट क्रॉस कर चुका है। दुनिया में हम शायद सबसे आगे हैं, तो बड़ी परेशान कुन ये सूरत हाल है। जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हम जिस मौजू पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये मौजू जो है हमारी पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से ज़रूरी है कि इसके बचाव और इलाज पे जितनी तवज्जो दी जाए, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उतनी बेहतर है। क्योंकि इलाज जिसकी अभी आपने बात की कि ट्रांसप्लांट तो एक एंड स्टेज लिवर डिजीज़ का एक ट्रीटमेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। प्रिवेंशन में उतने पैसे लगाने से हम उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं। काला जरकान, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाह रहा था कि काला जरकान उर्फ़े आम में कहते हैं, बेसिकली इसको हेपेटाइटिस बी और सी को कलेक्टिवली काला जरकान कहते हैं। हेपेटाइटिस बी हमारे मुल्क में तकरीबन 2.5% के करीब है और हेपेटाइटिस सी हमारे मुल्क में तकरीबन 8 से 9% लोगों को है। यानी रफली आप देखा जाए, दोनों को मिलाया जाए तो काला जरकान जिसे उर्फ़े आम में कहा जाता है, तकरीबन हर 100 में से 11 लोग हेपेटाइटिस बी या सी, जिसे उर्फ़े आम में काला जरकान कहते हैं, के शिकार हो चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद हमारी आबादी की, हमारे लोगों की अगर मुतासिर हो गई है तो इसकी बड़ी वजह आगाही की कमी है। क्योंकि उसके वो फैक्टर्स जो इसके स्प्रेड का बायस है, हम अपने अवाम को, अपने लोगों को हम शायद बता नहीं सके, समझा नहीं सके, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद लोगों की इस मौजी मर्ज में चली गई। साइलेंट डिजीज़ लिहाज से है आज का मौजू, जो हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड है, तो उसकी बात करते हैं कि बेसिकली ये आपने जिस तरह कहा कि एक खामोश कातिल समझा जाता है, क्योंकि इब्तदाई स्टेज में किसी अलामात के बगैर जिस्म में दाखिल हो जाता है और बहुत सारे साल ज़िंदगी के वायरस जिस्म में होता है लेकिन मरीज़ को नहीं पता होता, कोई अलामात नहीं बन रही होती। जब जिस्म में दाखिल होता है वायरस तो एक नॉन स्पेसिफिक इलनेस, जिसको हम कहते हैं नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, जिस्म में दर्द, इस तरह की एक इलनेस आती है जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम 99% इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन किसी बहाने से एम्प्लॉयमेंट सर्वे में ब्लड डोनेशंस करते हुए, किसी अजीज़ को ब्लड डोनेट करते हुए, बाहर जाते हुए जब सर्वे किया जाता है तो उसमें वो एक टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है जो हेपेटाइटिस सी की निशानदेही करता है। तो पहले 10 सालों में को बहुत अलामात नहीं बनती, इसीलिए इसको खामोश कातिल, और यही वो गोल्डन टाइम है जब इसमें इलाज में कामयाबी बहुत ज़्यादा है और इसको क्योर किया जा सकता है, मतलब इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और एक ख़ास हद से आगे जब बीमारी चली जाती है, पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाती है, जिसमें जिगर का सिकुड़ना, तिली का फैलना, पेट का पानी, खून की उल्टी, काले पखाने या आंखों का पीला होना और जिगर का कैंसर बनना, तो उस स्टेज पे बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती, उस स्टेज में सिर्फ कंट्रोल होती है। ठीक है, तो पहले जो साल हैं उस पे अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट। लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का रिवाज ही नहीं है, हम लोग टेस्ट करवाते ही नहीं हैं। हम टेस्ट तब करवाते हैं जब हमें कोई डॉक्टर लिख के देता है, तब भी हम यही कोशिश करते हैं कि या पहले किसी हकीम के पास चले जाएं, कोई तवीज़ धागा करवा लें, उसके थ्रू कोई रिलीफ मिल जाए। तो स्क्रीनिंग का तो रुझान यहाँ पर है नहीं। टेस्टों की भी अगर बात करें तो टेस्ट भी बहुत महंगे हैं। जी, इसमें देखिए, कोई भी बंदा हमारे बजट में, एक एवरेज मिडिल क्लास बंदा या इवन जो सोशो इकोनॉमिक आजकल कंडीशन से आ रही हैं, इसमें किसी भी बंदे के पास हेल्थ से रिलेटेड कोई रिजर्व बजट नहीं है हमारे माशरे में। हमारे नॉर्म्स हैं कि हमने शायद ये एक मिडिल क्लास बंदे ने ये रखा होता है बजट के, एक दफ़ा महीने में या 2 दफ़ा मैंने होटल से खाना बच्चों को खिलाना है या कहीं इस तरह का, उसके लिए तो शायद उसके ज़हन में कोई एक
एक्सपेंस की एक लिमिट हो कि हर महीने मैंने ये इतना स्पेंड करना है, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा होता कि मैं बीमार भी हो सकता हूँ। तो ये जो बीमारी है ये हमेशा नागहानी आफत के तौर पे आती है और बर्डन के तौर पे आती है, चाहे कोई भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो। इवन जो लोग अफोर्ड भी करते हैं, इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि एक एग्जेक्टिव चेकअप या एक नॉर्मल हेल्दी बंदे का जो कॉन्सेप्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो हमारे मुल्क में इतना पॉपुलर नहीं हो सका। तो इस वजह से हम लोग जो है यही एडवोकेट करते हैं सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंडोस्कोपी, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कि हर बंदा कोई भी किसी भी कंडीशन में अगर कोई सर्जरी हो रही हो तो उसकी स्क्रीनिंग जरूर करें हेपेटाइटिस के लिए, क्योंकि ये देखें हमारे पास नंबर बड़ा ज्यादा है ना, हर फैमिली में उन्होंने एवरेज अगर 10 लोग हैं तो एक बंदा हेपेटाइटिस का शिकार है। तो किसी भी वजह से सर्जरी हो रही है तो जरूर स्क्रीन करें। तमाम हामला खवातीन जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं तभी वो तो जरूरी है ना जी, वो जरूरी है। कोई भी हामला खातून जब अपने रूटीन के चेकअप में आए तो उसको जरूर करें। हम ये बार बार अथॉरिटीज को कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट से पहले, क्योंकि ये बेसिकली एडल्ट लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्री का पॉइंट होता है एम्प्लॉयमेंट आमतौर पे, तो उसके सर्वे में अगर हम डिटेक्ट करने लग जाएंगे तो बहुत सारा एक कंट्रोल कर सकते हैं, पकड़ लेंगे उन लोगों का जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं। और याद रहे, ये जो लोग सेहतमंद माशरे में चल रहे हैं, जितने हमें हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं, इनमें बहुत सारे लोग वो रिजर्व पूल है पेशेंट्स का जिन्हें अंदर वायरस कैरी कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी पोटेंशियल सोर्स है इन्फेक्शन फैलाने का। तो हम इस चेन को ब्रेक करने के लिए भी चाहते हैं कि ऐसे लोग जल्दी डिटेक्ट हो, जल्दी ट्रीटमेंट हो और ये जड़ से खत्म हो। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से फिर लोगों को पता चलेगा, अलामात कब जाहिर होती हैं, क्या अलामात होती हैं, बचा कैसे जा सकता है? जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि अगर आप साफ़ पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप बाहर से खाना खा रहे हैं, तो ये तो आजकल रूटीन बन चुकी है। साफ़ पानी तो आप भी जानते हैं कि मैसर उस तरह से नहीं है, हर बंदे की पहुँच में नहीं है कि वो मिनरल वाटर पी सके या उसके घर में फ़िल्टर मौजूद हो, फिल्ट्रेशन वाला पानी वो पी रहा हो। देखें, हेपेटाइटिस बी और सी उर्फ़े आम में जिसे काला जरकान कहा जाता है, इसका खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इसका मुंह के जरिए जरासीम जिस्म में दाखिल नहीं होता, तो गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा इसका सोर्स ऑफ एंट्री नहीं है। ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसके मोड ऑफ स्प्रेड पे बात करें कि कैसे फैलता है, तो ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हैं। 3 बड़े ज़राए हैं, एक ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, एक माँ से बच्चे को है और तीसरा सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ। ठीक है। तो 3 बड़े ज़राए को अलग-अलग देते हैं। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की बात जिस तरह हम कर रहे हैं उसका आम मतलब ये है कि आलूदा सिरिंजेस, आलूदा ड्रिप्स और उसके साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज भी लाहौर से हट के थोड़ा सा पेरिफेरी में जाएं तो स्क्रीनिंग प्रोसेस उतना एक्यूरेट नहीं है जितना होना चाहिए। लोग ताकत के नाम पे भी ब्लड लगवा रहे हैं और प्रॉपर स्क्रीन शुदा ब्लड नहीं लग रहा बाद सूरतों में। इसलिए गैर ज़रूरी इंजेक्शंस का इस्तेमाल, हमारा एक फर्द ऑन एन एवरेज 8 इंजेक्शन एक साल में लगवा रहा है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर है। और जब भी गैर ज़रूरी नीडल्स इस्तेमाल होंगी, हमारे मुल्क में रीपैक होती हैं नीडल्स, ये एक रियलिटी है। और अनस्टरलाइज इक्विपमेंट जिसमें नीडल्स भी शामिल हैं, इसका एक बड़ा सोर्स है। तो गैर ज़रूरी इंजेक्शंस ताकत के नाम पे, पानी की कमी के नाम पे ड्रिप्स, ये डिस्करेज करने की जरूरत है। याद रहे, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है कि हम कहें कि ये लगवा लें और सारी उम्र के लिए बचाव हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए इससे वाहिद बचाव ये है कि वायरस की एंट्री जिस हमने रोकनी है। रोकने के क्या जरा है, गैर जरूरी ड्रिप ना लगवाएं, इंजेक्शन ना लगवाएं। अगर आपने जिस तरह भी बात की कि बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर के इंस्ट्रूमेंट्स, वो एक बड़ी रीजन है, इसकी बड़ी रीजन है। इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी हों, चाहे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों, डेंटिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स हों, एंडोस्कोप्स हों। फिर हमारे मुल्क में एक और इतना रवाज नहीं है, लेकिन टैटूज बनवाते हैं लोग, उसकी नीडल्स होती हैं। फिर कपिंग है अल्टरनेटिव मेडिसिन में, एक्यूपंक्चर के, उस पर भी माइनर ट्रॉमा होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड निकलता है, उस पे भी इतना जरासीम होता है कि एक से दूसरे को वायरस ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि ये तो वजूहात हो गई, अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है तो अब उसको क्या करना है? हाँ, अगर किसी भी फैमिली में एक मेंबर है हेपेटाइटिस सी, फर्ज कर ले खुदा ना खास्ता मुझे है, तो मेरा कंघी, दांतों का ब्रश, टॉवल, रेजर, नेल कटर
और अगर फीमेल है कोई तो उसकी ज्वेलरी घर वालों से अलग रहनी चाहिए। इकट्ठे खाने पीने से, इकट्ठे रहने से, उसके गिलास में को पानी पी ले, प्लेट में खाना खा लें, गले मिल लें, बच्चों को चूम लें, उसके साथ सोशल इंटरेक्शन से बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती। बर्तन अलग करना, सोशली आइसोलेट करना, उसकी जरूरत नहीं है। इवन किसी बुजुर्ग में हमने ये भी देखा है कि किसी बुजुर्ग में अगर हेपेटाइटिस है तो उसको शुरू के दिनों में जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, बच्चों को नहीं मिलना और उसके साथ मिलना नहीं है। उनके बर्तन अलग कर दिए। इसी तरह जो है ना जी, मेल टू फीमेल ट्रांसफर सेक्सुअल कांटेक्ट में वो है, उसका चांसेस बहुत थोड़े हैं, लेकिन फीमेल टू मेल ट्रांसफर ऑफ हेपेटाइटिस सी इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसके लिए भी स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं है। हमने घर टूटते देखे अनवर साहब, इसी एक हेपेटाइटिस की डिस्कवरी के बाद हमने इस फियर से कि हमें भी लग जाएगा, तो बड़ी ज़रूरत है इस अवेयरनेस की कि गैर ज़रूरी एहतियात सोशल इंटरेक्शन से जो जरासीम एक दूसरे को नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जिस तरह से जिगर की पेवंदकारी की अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मसले तक भी पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इस पर मैं आपका एक शॉर्ट कमेंट चाहूँगा। जी देखें, जिगर की तब्दीली उस वक्त होती है जब बीमारी के 15 से 20 साल गुजर चुके हैं और कोई इलाज नहीं हुआ, जिगर सुकड़ गया, तिली फैल गई है, पेट में पानी, खून की उल्टी, काले खाने की पेचीदगियाँ का मरहला शुरू हो गया। अब इस सूरत हाल में हम बीमारी को जड़ से, वायरस को ख़त्म कर भी दें तो ये पेचीदगियाँ इस तरह की हो जाती हैं कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाता है। उससे बेहतरी करने का एक ही ज़रिया होता है कि जिगर का एक पीस एक हेल्दी डोनर से लेके, जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो, एक बीमार बंदे के अंदर एक हिस्सा जिगर का सर्जरी के जरिए अटैच कर दिया जाए। ठीक है। 40 लाख के कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान में नहीं था, उतना आम हो रहा था, लेकिन बहुत गवर्नमेंट सेक्टर पे इतना ज़्यादा नहीं था। अब तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं जहाँ हो रहा है, और तकरीबन अभी भी क्योंकि इसकी डिस्पोजेबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40 लाख के करीब 40 से 45 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, और बहुत कामयाब है, बहुत सेफ है। जो लोग इसके कैंडिडेट हैं वो उसके लिए अगर वो अफोर्ड करते हैं तो ज़रूर उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। माहिर इमराज मेदा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे साथ में। वेलकम बैक। और मैं ये देख रहा था कि जो हमारे कैमरामैन हैं उन्होंने फ्रेमिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, जिस तरह से पेंटिंग आपको दिखाई गई है। तो आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है ये पेंटिंग से ही मुताल्लिक है। आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने के लिए कहीं तो पेंटिंग ब्रश का सहारा लेते हैं, कुछ मुजस्समे साजी का मैदान चुन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ़नकार भी हैं जो कि ऑयल पेंटिंग के सहारे ऐसे शाहकार तख्लीक कर देते हैं जो देखने वाले दंग रह जाते हैं। जिस तरह नियो की स्क्रीन पर आप कुछ पेंटिंग इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। नेहा इब्रार भी एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ऑयल पेंट में अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनके इजहार के लिए ऑयल पेंटिंग का मैदान चुना है, और हम देख रहे हैं कि उनकी जो मुनफरिद तख्लीकी सलाहियतें हैं उसकी वजह से वो अपनी पहचान बनाती दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इनके खूब चर्चे हो रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये हुआ, क्योंकि अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें तो वो तो मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, तो फिर ऑयल पेंटिंग का तो यकीनी तौर पर इन्हें शौक होगा। नेहा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपकी एजुकेशन है वो मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, तो क्या पेंटिंग का शौक था या फिर किसी खास पर्पस के लिए आपने शुरू की या सीखी? मार्केटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन यस, बट पैशनेट मैं आर्ट्स के बारे में थी। अच्छा। और बचपन से ही मैं अपनी अगर पुरानी वीडियोस वगैरह भी देखूं तो मैं आई एम ऑलवेज पेंटिंग। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि मेरा एक हैबिट थी जो कि बस एक मेरा पर्पस डिराइव करती थी इन द लेटर ईयर्स एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक एक्सप्रेशन मेरा आएगा सिर्फ आर्ट के थ्रू, और इसी तरीके से फिर मैंने परस्यू करना शुरू कर दिया। और मार्केटिंग एंड फाइनेंस जो मैं डिग्री कर रही थी वो बेसिकली मुझे एक मंडेन काम लग रहा था। तो आई डिसाइडेड कि मुझे नहीं एक ही काम करना है जिसमें मैं बेसिकली एक्सप्रेसिव हो सकूं। ठीक है, तो कितना डिफरेंट है या कितना मुश्किल है ऑयल पेंटिंग बाकी डिफरेंट अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो? ऑयल पेंटिंग, आर्ट सारे बहुत मुश्किल हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि आर्ट तो एक हॉबी है और आप कोई भी कर सकता है और ऐसे। हाँ,
इसमें आपने बहुत ज़्यादा स्टडी भी इन्वॉल्व होती है और स्किल को पॉलिश करने में बहुत टाइम भी लग जाता है। और आई बिलीव कि कभी भी एक आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कह सकता कि नाउ आई एम फाइनली देयर, मैंने अचीव कर लिया अपना स्किल और सीखने का अमल जो है वो तो जारी रहता है। आपका जिस तरीके से आपकी लाइफ आप गुजारते जा रहे हो उसी तरीके से आप लर्न करते जाओगे और आप नई से नई जो है स्किल भी सीखते जाते हो, टेक्निक सीखते जाते हो। तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कितना वक्त लग जाता है एक पेंटिंग को कंप्लीट करने में? कुछ दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं, या फिर डिपेंड करता है? क्योंकि एक आइडिया भी आप डेवलप कर रहे होते हैं, सम टाइम मेरा ख्याल है पेंटिंग को ख़राब भी बनती होगी, उसको आप डिस्कार्ड भी करते होंगे। ऐसे होता है कि शुरू में जब मैं पेंटिंग्स बनाती थी तो मैं कहती थी कि मुझे 1 महीना भी लग गया, फिर 20 दिन भी लग गए। अब प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि मैं आपको मतलब 2 hours 1 hour 15 मिनट्स में भी मैं पेंटिंग बना सकती हूँ। बट डिपेंड करता है उसके स्केल के ऊपर। अगर जितनी बड़ी पेंटिंग है उतना उसका टाइम ज़्यादा होता जाएगा, जितनी वो डिटेल्ड पेंटिंग है उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बेसिकली वो मोड ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इस पे टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपने ये सीखा है या फिर कोई कुदरती सलाहियत थी? जैसे हर इंसान का एक पैशन होता है, फिर अगर वो उस पर काम करता है तो वो उसको आखिरकार सीख ही लेता है, अपने पैशन को अचीव कर ही लेता है। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हमसे तो एक झंडा भी सीधा नहीं बनता, तो बड़ा मुश्किल काम है। ये इस तरह से है कि जो मेरे दोनों पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है फाइन आर्ट्स में। तो आई फील लाइक ये बाय बर्थ एक टैलेंट था। मैंने पढ़ाई कभी नहीं की, इसमें सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। बट वो शुरू से घर का एक माहौल था जिसके अंदर मैंने हमेशा से मामा और बाबा को देखा है काम करते, और वो जो भी चीज़ें वगैरह बनाते थे उनको मैं फिर कॉपी करती होती थी। तो वो उस माहौल की वजह से बेसिकली जो है आप कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो पेंटिंग के लिए एक सब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर आर्टिस्ट का हम जो देखते हैं कि फिर वो एक जो स्टाइल होता है वो हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। तो किसी मखसूस स्टाइल पर काम कर रही हैं, किसी मखसूस सब्जेक्ट पर काम कर रही हैं आप? मैं दो तरह के सब्जेक्ट को लेके चलती हूँ। एक ये कि आई फील लाइक हमारी इस सोसाइटी में एक थोड़ी पेट्रियार्की सोसाइटी है, तो उसमें विमेन राइट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा काम करती हूँ। मेरी कुछ ठीक है, उसमें कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो कि आई फील लाइक हमारे इस माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहतर होनी चाहिए। मैं उनके ऊपर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करती हूँ थ्रू विजुअल आर्ट्स। दूसरा ये सब्जेक्ट है कि मैंने ये बिल्कुल रिसेंटली फिगर आउट किया है अपने बारे में कि आज जो हमारा ज़माना चल रहा है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेसिकली यहाँ मतलब लोगों में स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता था, क्योंकि अब दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह की वजह से। ऐसे है कि हम अपनी वो जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, जो हमारी जो सोल जो किरदार अदा करती है, हम उससे दूर हो गए और हम सिर्फ मटेरियल और कैपिटलिज्म में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अब हम इतना परसू भी नहीं करते, इतनी रिसर्च भी नहीं करते और इतना हम उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते। बट आई फील लाइक कि हर इंसान में होता है, और जिस तरीके से मैं वो फील करती हूँ मैं उसको बनाने की भी कोशिश करती हूँ। जैसे आपने 2 पेंटिंग सामने दिखाई हैं, ये मेरे सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं, और ये मैंने इसमें कोशिश की है एक प्रोसेस दिखाने की। ये तो सिर्फ 2 पेंटिंग्स हैं, इसमें और भी की सीरीज है जिसके अंदर मैंने एक प्रोसेस दिखाने की कोशिश की है कि आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप किस तरीके से एक इंसान कर सकता है। हाँ। ठीक है, अच्छा, आर्टिस्ट हमने देखा आर्टिस्ट बड़े हसास होते हैं, और अभी जो मुल्की हालात चल रहे हैं वो बड़े ही ख़राब चल रहे हैं। जैसे बहुत से नौजवान हैं वो मुल्क छोड़कर भी बाहर जा रहे हैं, तो आप पे भी इसका कोई असर पड़ रहा है? और इस सब्जेक्ट को भी क्या लाने की सोच रही हैं आप अपनी पेंटिंग में? ये बड़ा एक वो है सब्जेक्ट, हाँ, ट्रिकी सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने भी इस पे कोशिश की थी मुल्क के हालात पे एक पेंटिंग्स बनाने की। ठीक है, बट फॉर सम रीज़न वो जो पेंटिंग्स थी वो मैं कहीं पोस्ट नहीं कर सकी, कोई मैं उसका सोशल मीडिया पे कुछ कर नहीं सकी। तो आई थिंक कि जो जिस तरीके से आप जिस इन्वायरमेंट में रहते होते हो उसकी इनकरेजमेंट आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो अगर आपको वो सोसाइटी एक इनकरेजमेंट देती है तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हो और अपना शोकेस काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों का भी ऑयल पेंटिंग पर काम करना चाहते हैं उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी? मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये है कि आपने अपना स्किल सबसे ज़्यादा इन्हांस करना है। जब आपका स्किल इन्हांस होता है उसके बाद आपने कंसेप्चुअल वर्क ढूंढना है और आपने देखना है कि आपने किस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो। उसके बाद ही आप ये फैसला कर सकते हो कि आपने इसको किस तरीके से कितना ज़्यादा
आप परसू करना चाहते हो, और जब आप ये फैसला कर लो तभी आपने फिर उसको बस छोड़ना नहीं है। एक लर्निंग का प्रोसेस। ठीक है, आपका ये जो मैसेज है ये दोबारा से हम लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं नेहा। आर्टिस्ट हम देखते हैं कि अगर वो पेंटिंग बना रहे हैं या कोई भी इस तरह का अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मंजर आम पर ला रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी एग्जीबिशंस भी होती हैं। तो जानना मैं यही चाहूँगा कि बीइंग अ प्रोफेशन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आज हर किसी को बड़े मसाइल हैं, हर किसी की कोशिश है कि अगर डिफरेंट काम किए जा रहे हैं तो वहाँ से एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होनी चाहिए। यही अभी जो हमारा लास्ट सवाल था उसमें मैंने कहा था जैसे कि इसको जब आपने इसको पकड़ लिया तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। तो यही मेरा भी फैसला है कि अब मैंने इसको जब पकड़ लिया तो अब इसको छोड़ना नहीं है और इसको फुल प्रोफेशनल तरीके से ही लेके चलना है। एग्जीबिशन का मैं काम अपना कर रही हूँ और वो उस पर मैं काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह भी बना रही हूँ, तो वो तो मेरा काम चलता ही रहेगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जीबिशंस वगैरह मैं करती ही रहूंगी, तो इसको फुल प्रोफेशनल ही तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा, आजकल तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पर हमारे पास अगर कोई भी हुनर मौजूद है हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो वहाँ पर कोई फरमाइशें भी फिर ऐसी आती हैं स्पेसिफिक कि अगर किसी को पेंटिंग बनवानी हो? बिल्कुल ऐसी है। मैंने ये काम शुरू ही अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक यहाँ से ही किया था। कोविड का टाइम था और उसमें मैंने बस ये सोचा कि एक मेरी यूनिवर्सिटी तब चल रही थी। हाँ, यूनिवर्सिटी तब चल रही थी और मैंने उसके बाद जॉब करनी थी एक मार्केटिंग फाइनेंस में, बट मुझे एक टाइम मिल गया था जो कि सिर्फ अब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, अब मैं अकेली हूँ। तो उसमें मैंने ना बेसिकली अपनी कुछ पोर्ट्रेट्स बना के मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिए थे और मैंने वैसे ही फॉर फन लोगों को कह दिया कि अगर किसी ने बनवाना है तो मेरे से बनवा लें। तो वो ये हुआ कि वो इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों ने मेरे से बनवाने थे कि आई स्टार्टेड सेलिंग दोज पोर्ट्रेट्स। और फिर उस तरीके से मेरा बेसिकली वहाँ से शुरू हुआ था कि मैंने वो जो पोर्ट्रेट्स थे वो सेल करने शुरू कर दिए थे, लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो आई थिंक सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन टुडेज वर्ल्ड। अगर आपने कोई भी अपनी खुद की इमेज बनानी है, अपना वर्क सेल करना है, आपने कुछ भी करना है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यहीं से मैं भी स्टार्ट हुई। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे हुनरमंद अफराद हैं जो हमें ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो अब तो ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, अब तो मेरे ख्याल इस शिकायत की जरूरत नहीं है कि जो भी जिसके पास भी अच्छा स्किल है वो अगर वहाँ पर उसको सही तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है तो आई थिंक सक्सेस उसको मिल जाएगी। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपके पास स्किल है, आप पैशनेट हो, आप उसके ऊपर स्टिक करते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कि मुझे सक्सेस नहीं मिली थी। बिलीव कि अगर आप एक चीज़ के ऊपर स्टिक करते हो आपको सक्सेस उस चीज़ में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेहा इब्रार आर्टिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और उनकी जो हमने पेंटिंग्स इस वक्त देखी हैं बड़ी ही कमाल की थी, और जिस तरह से वो भी ये बता रही थी कि जैसे एजुकेशन अगर उनकी मार्केटिंग और फाइनेंस में है तो साथ ही साथ वो अपने पैशन को भी कंटिन्यू करती दिखाई दे रही हैं। और फिर जिस तरह से ऑयल पेंटिंग का उन्होंने आगाज़ किया है, यकीनन उनका ये शौक़ था जिसको फिर अब वो अपने प्रोफेशन में भी तब्दील कर रही हैं। तो आजकल के जो नौजवान हैं उनको भी चाहिए कि अपने पैशन को फॉलो ज़रूर करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।